सीएम योगी से पीएम योगी कभी बनेंगे या नहीं? उनको तो उन्होंने माइक छीन के पार्टी से भगा दिया था, अपने चाचा को भगा दिया था। जीते जी सम्मान करते तो अखिलेश चाहता हूँ बिना डिग्री लिए, बैरंग बिना थीसिस करे, केवल वहां मजे मस्ती करके, मेट्रो मस्ती करके ऑस्ट्रेलिया वापस आ गए। उनके पास ऑस्ट्रेलियन की कोई डिग्री नहीं है। अरे मैंने कहा मेरे भाई नहीं जा रहे, हर बात नहीं। पहले स्तर पे देखता हूँ, वहां जाएंगे तो फोटो खींचेगी, फोटो खींचेगी तो फिर मुख्तार अंसारी वाले वोटर कहाँ जाएंगे, अतीक अहमद वाले वोटर कहाँ जाएंगे। तुम्हारे पिताजी ने तो राम भक्तों को गोली चला दी। तुमने तो जो विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला थी उसमें 2012 से 17 में पत्थर आना बंद करवा दिया था। अयोध्या तो बहुत ही दूर है, समझ लो चलो फिर भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना, वहाँ पे मुसलमानों का जमावड़ा क्यों बनाएगा जाके? उसको हिंदू आस्था पे चोट करनी थी। सनातन का पोस्टर बॉय कौन है, योगी या मोदी? मेरे ख्याल से बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सही तो उसका नेचुरल एक्सटेंशन। ओके, क्या एक दलित को बतौर आरएसएस प्रमुख आप देखते हैं? आपके लिए जितने बड़े शब्द कहे उनसे तुमने किसी मुख्यमंत्री ने तो उपयोगी टर्म पॉइंट कर दिया, यूपी प्लस योगी उपयोगी। उनके कंधे में हाथ रख के फोटो खिंचाई जाती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, योगी मुख्यमंत्री, मतलब उनको भी ऐसे भक्त चाहिए थे। कौन नरेंद्र मोदी? जिन्होंने राम मंदिर की यात्रा पूरी मैनेज करी थी, लालकृष्ण आडवाणी। कौन योगी आदित्यनाथ? जिनके गुरु और दादा गुरु राम मंदिर के आंदोलन में पिछले 50 साल से लगे। जब दोनों लोग ऐसे शीर्ष पे थे तभी राम लौट के आए अपने मंदिर, अपने नोएडा में क्या में बैठा। तो आदत भैया कहाँ से हो, क्या नाम है, कहाँ से हो? सर मैं आपको बताऊंगा बहुत गाली दोगे। बड़ा ही ऐतिहासिक पॉडकास्ट है। एक तरफ जहां महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, वहीं आज अपना उत्तर प्रदेश न्यूज की टीम अपना पहला पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर रही है। बात करें धर्म और राजनीति की, अगर राजनीति की बात करी जाए तो बिना धर्म के किसी काम का नहीं, और अगर राजनीति में धर्म की बात करी जाए तो 2017 में पूरे विश्व ने देख लिया कि गोरक्षपीठ का एक संत भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर सामने आता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान, एक हमारे गेस्ट, जिन्हें योगी जी का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, जिन्हें आपने कई बार टीवी में देखा होगा, शोज पे देखा होगा, धर्म और देश के विषय में अपनी बातें रखते हुए देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पॉडकास्ट विद शांतनु गुप्ता जी। मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं संदीप जी। स्वागत है हम दोनों की तरफ से आपका बहुत बहुत। महाकुंभ खटक रहा है कुछ लोगों को, खटक रहा है या नहीं खटक रहा है, और क्यों खटक रहा है, ये आप कुछ हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कुंभ की कमान 2019 से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में संभाली। 2019 में अर्ध कुंभ, वो अर्ध कुंभ ही महाकुंभ जैसा हो गया था, वो वही भव्य कुंभ हो गया। हर चीज पैरामीटर्स डबल ट्रिपल इंटू 10 इंटू हर चीज, मैं उन चीजों पे आता हूँ क्या क्या एलिमेंट है कुंभ के। 25 का तो और आंख में हट रहा है। मतलब अखिलेश जी तो बिल्कुल ही बेतरतीब की बातें करने लगे। अभी उन्होंने कहा कि नदी की 3 धाराएं क्यों हैं, उनको ना जानकारी, ना कभी पुरानी प्रयाग कितनी बार गए हैं। मैं प्रयाग कुंभ के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में अलग चीज बताऊंगा, और वो नदियों की बात से अखिलेश यादव ने कही है। उसके पहले उन्होंने कहा कि इतने साधु सन्यासी आ रहे हैं, और एक अपने साथी सन्यासी को मिले, इतनी हल्की बात। अभी उन्होंने कहा शिवलिंग के विषय में कि मुख्यमंत्री निवास में भी एक शिवलिंग है, उसको भी खोजा जाए। मतलब उस बात को ट्रिविलाइज करना, उस बात को छोटा करना, उस बात पे एक तो उपहासा बनाना उसका कि भाई आप तो फालतू में हर जगह शिवलिंग ढूंढते फिर। और कुंभ के मुद्दे पर ये सारे कुंभ के मुद्दे पे तो मेरे से अगर आपका पॉडकास्ट अखिलेश जी उनकी कोई टीम देख रहे हैं, उनके हाथ जोड़ के विनती है, भाई आप भी होस्ट हैं। इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, इतने सारे जो गेस्ट आ रहे हैं, वो आप भी होस्ट हैं, आप भी होस्ट, आपके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आप मुख्यमंत्री रहे, आपका परिवार वहां पे, आपके परिवार के मैंने एक पॉडकास्ट में बोला 40 लोग राजनीति में रहे हैं अलग अलग तरह से। तो आप एक होस्ट की तरह बिहेव करिए, ये नाराज फूफा की तरह है कि ये वो। अगर मान लिया आपको कुछ दिक्कत दिखती भी है तो आपके पास तो योगी जी की फोन करने का तो एक्सेस होगा। आपके अधिकारी तो कॉमन है आपके राज्य में, तो उनको बता दीजिए, एक फीडबैक की तरह दीजिए। अगर कुछ अच्छा करवाना है, ठीक करना है, आपको महाकुंभ प्लस करना है तो फीडबैक दीजिए। ये मीडिया में आके 4 स्कोरिंग करके पॉलिटिकली भी कोई आपको अच्छा नहीं मान रहा, आप पॉलिटिकल पॉइंट्स भी नहीं बना पा रहे हैं और आप बुरे दिख रहे हैं उसमें, कोरी बयानबाजी सिर्फ चल रही है। जनता स्मार्ट होनी चाहिए। 24/7 मीडिया है, पॉडकास्ट है, ट्विटर है, ये सब है। उसके बाद जनता को आप बेवकूफ नहीं सर, कहीं ना कहीं अंतर तो बड़ा दिखता है 2013 के कुंभ में और इस बार के महाकुंभ में। अगर जमीन और आसमान की बात करेंगे तो एक बड़ा अंतर इस समय दिख रहा है कि योगी जी ने जो तैयारियां ठीक है, क्योंकि सर योगी अभी तक 6 दिन जा चुके हैं, रात को रह के गुजार चुके हैं। उस रात को एक एक अखाड़े में जाके, मीडिया सेंटर में जाके, हर अखाड़े में पैदल गए, और प्लस वहाँ जमीन पे घूमना, पैदल घूमना, एक एक अखाड़े में जाके, घाटों पे जाके व्यवस्थाओं को चेक करना, कुंभ शुरू होने से 6 बार पहले पहुंच जाना। तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी ये नहीं कर पाए शायद, तो बातें कहीं नहीं। आप तो मतलब फिर भी उनको बेनिफिट डाउट दे रहे हैं कहीं ना कहीं। अब अंतर मैं आपको बताता हूँ,
सीधे तौर पे अगर शांतनु जी बात कर लेना तो 2013 कर लेते हैं, 19 और 25 कर लेते हैं, देखे आपने सारे। तो अखिलेश यादव वाले में और योगी वाले राज वाले में, दो कुंभों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला? इससे ऑडियंस भी ज्यादा समझेगी। देखिए पहले हम लगते हैं कि कौन कुंभ को लीड कर रहा है। 2013 में कौन लीड कर रहा है, 19 और 25 में कौन लीड कर रहा है। उन 2013 में अखिलेश यादव ने प्रभारी बनाया आजम खान को। मतलब आप इस बात की ना, मैं जब भी सोचता हूँ मुझे हर बार उतना ही गुस्सा आता है। मैं जिस पॉडकास्ट में बोलता हूँ, देखिए आपके पास 200-207 एमएलए थे, आपके पास उत्तर प्रदेश में 55 से 60 मंत्री बनाने होते हैं, वो सब में उसको व्यक्ति को आजम खान मिला केवल उसका प्रभारी बनाने के लिए। मतलब इतने अखाड़े आते हैं, सबकी अपनी मान्यताएं होती हैं, सबकी अपनी एक परंपराएं होती हैं, उनसे समझना, उनसे बात करना प्रभारी को। आपको आजम खान जिसको कुछ नहीं पता हिंदू धर्म का, जिसको ना आगा ना पीछा, उसको पता, केवल आजम खान मिला आपको बनाने के लिए। वक्फ कमेटी पे तो हिंदू होने का उसमें हिंदू हो जाएगा तो तिरमला जाएंगे आप। और ये कुंभ का प्रभारी बना बैठे और चाचा। मेरे ख्याल से ना ये कोई संदीप, ये कोई कोइंसिडेंटल नहीं था, ये मैसेज नहीं था अपने वोट बैंक को। मतलब क्लियर मैसेज था कि देखो साधु है ना, इनके ऊपर भी मैंने आजम खान को उठा दिया है। ये जो अखाड़े वाले साधु है ना, जो नागा साधु हैं, जिन पे हिंदू इतराते हैं, जो हिंदुओं का मान है, सम्मान है, गर्व है, उनके ऊपर भी मैंने एक आजम खान उठा दिया। ये वो मैसेज ही थी सीधे सीधे। उनको ऐसा नहीं था कि अच्छा चुपके से हो गया, उनको पता ही नहीं है कि मैंने आजम खान को बना दिया। उस समय तो शिवपाल जी के साथ भी सब कुछ अच्छा था, बना देते। किसी को बना सकते, अपने परिवार में 3-4 लोग किसी को बना सकते थे। तो माता प्रसाद पांडे को बनाए थे, जिनको आज विधानसभा में लेके आए हैं, मतलब किसी को बना देते। तब तो वो युवा भी थे, तब तो वो अब से बहुत युवा थे। अगर उस किस्से पर सर आज बात कर रहे हैं तो लग रहा है कि कोई बड़ा संदेश उस समय अखिलेश जी देना चाह रहे हैं। उनकी सारी राजनीति में संदेश है। मतलब जिस व्यक्ति को मुख्तार अंसारी के जनाजे में जाना पड़ा, बोले इस परिवार का बड़ा दिन है, उस परिवार का क्या है, इसने कितने लोग मारे हैं, कितनी लूट करी है, कितना बड़ा भूमाफ है, ये दिन है, उसको उसके जनाजे में भी जाना पड़ा क्योंकि इतनी मजबूरी है उस वोट बैंक की। अब आते हैं एक इसने मैनेज करा, और एक कौन मैनेज करा, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कौन है? आदिनाथ सेवा की परंपरा से नाथ परंपरा को चलने वाली, जिसको गुरु गोरक्षनाथ ने सींचा, जिसको मत्स्यनाथ ने चीता, जिसको अवैधनाथ, गुरु दिग्विजयनाथ, उस परंपरा का वाहक योगी आदित्यनाथ, जो 22 साल में उत्तराखंड से उठ के संन्यास ले लेता है और अपने गुरु के साथ कई बार इन कुंभों में आ चुका है। तो उनके लिए तो ये मतलब कहते हैं नॉन बैटल टर्फ है। और वो एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा है तब से, वो तो कुंभ देख रहा है। उनका अपना मठ है जिसमें लाखों लोग आते हैं खिचड़ी भोज में और अलग कार्यक्रम में। अभी बसंत पंचमी में, बल्कि वो कल गोरखपुर जाना पड़ेगा उनको, वहां भी बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। तो रोज खिचड़ी भोज बहुत बड़ा खिचड़ी भोज होता है इस समय, मकर संक्रांति के समय। महोत्सव भी चल रहा है गोरखपुर का, फिर भी उनका बुक फेस्टिवल भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है वहां पे। उसको वो व्यक्ति कब से देख रहा है, तो उसके लिए तो वो व्यक्ति जो इस बात में ट्रेंड है, जो ट्रेंड साधु है। मुझे याद है जो विजय किरण आनंद जी, जिन्होंने जो कुंभ मेला के प्रभारी हैं 2019 में भी थे, मतलब बेस्ट ऑफ द जो ऑफिसर्स उनको चुना है। वो पिछली बार जब कॉफी टेबल बुक लेके गए कुंभ की, तो उसमें महाराज जी संस्कृत की गलतियां निकाल दी है। मतलब वो व्यक्ति संस्कृत का स्कॉलर भी है। वो व्यक्ति, अरे आपने तो कलबाज की परिभाषा ठीक नहीं ली है, विकिपीडिया से ली है क्या? अरे नहीं, अच्छा उन्होंने फोन करके दिया, ये स्कॉलर है 3, इनको बैठाइए, इनसे लिखवाइए। तो ये व्यक्ति आजम खान, मतलब कोई कंपैरिजन भी है क्या? कोई कंपैरिजन भी है क्या कहीं से वैभव? तो कुंभ अच्छा खराब होने की तो यहीं से परिभाषा, मतलब आप किससे कैमरा से शूट करवाने पड़ेगा, उससे पता लग जाएगा ना आपका क्वालिटी क्या होगी, आपका इनपुट क्या है, पहली बात। अब आप साइज देखिए, पहले 2019 में 2013 में बजट था 1000 करोड़, 1200 करोड़, वो भी खर्च भी ठीक से नहीं हुआ, उसमें घोटाले हो गए, कैग की रिपोर्ट आई, यहाँ तक हो गया कि आजम खान को इस्तीफा देना पड़ेगा। कुंभ के नाम एक गंदा नाम जुड़ गया, कुंभ घोटाला भी एक शब्द आ गया। मतलब सोचिए कुंभ के साथ वो शब्द कितना अजीब लग रहा है। रिपोर्ट्स पहले तो ये भी थी कि 60% काम पूरा हुआ था और कुंभ को चालू कर दिया गया। कुंभ को चालू कर दिया, तभी वहां पे स्टैम्पीड हो गया, वहां पे लोगों की तैयारी नहीं थी। इतने बड़े कुंभ में ड्राइवर जो गोताखोर थे, 5-8 ड्राइवर्स, मतलब लाखों लोग, अगर 5-8 ड्राइवर्स क्या कर लेंगे, गोताखोर क्या कर लेंगे, कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। 1000 करोड़ का बजट और आज 14 से 15,000 करोड़ का बजट। कई लोगों को इस बजट से भी मिर्चें लगी, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं फर्क है। कोई थोड़ा थोड़ा नहीं कि 1000 का 2000 हो गया, 4,500-5,000 करोड़ तो 2019 में हो गया था इस समय। और ये जो करीब 14 करोड़ है, इसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मोदी सरकार से आता है, इसका आधा स्टेट गवर्नमेंट से आता है। और मैं आपको बताता हूँ, इसने इकोनॉमी डेवलप करी 10,000 करोड़ की 2013 को, 2019 ने डेवलप करी इकोनॉमी 1 लाख करोड़ की। ये इसका अनुमान है कि 2 से 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी खर्च करेगा। तो जिनको ये दिक्कत है कि इतना पैसा क्यों खर्च करा, भाई इससे बड़ा तो इन्वेस्टमेंट कोई वेंचर कैपिटलिस्ट से पूछ लो, किसी पैसे वाले बिजनेसमैन से पूछ लो कि 14,000 करोड़ खर्च करके 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी कैसे जनरेट करनी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल ही जो हमारे अर्बन सेक्रेटरी हैं अमृत जी, उनसे बात कर रहा था किसी विषय में, उन्होंने इतनी अचरज वाली बात बताई जिससे तो ये आर्गुमेंट और फेल हो गया। इस 14,000 करोड़ में से 80% परमानेंट इंस्टॉलेशन है। ये बात समझे आप? मतलब
उसमें एयरपोर्ट का टर्मिनल बना, उसमें हाईवे बने, उसमें सीवेज सिस्टम बने, उसमें रोड्स बनी, उसमें एनएच बने, उसमें वाटर सिस्टम इंप्रूव हुए, मतलब उसमें कुंभ irrigation सिटी जो system हुआ। बसाई गई वहां पैसा ज्यादा लगा। नहीं मैं कह रहा हूं ये परमानेंट इंस्टॉलेशन हाँ, है, हाँ। केवल 20% टेम्परेरी इंस्टॉलेशन है कुंभ नगरी के, बाकी तो शहर तो आज इसको सभी को फायदा मिलेगा, इससे कोई सभी भी। को हर समय के लिए हर समय वो के लिए। प्रयाग के साथ रह जाएगा। वो कोई जैसे टेंट सिटी है वो तो उठ जाएगी, जो टॉयलेट्स लगाए वो तो उठ जाएंगे, जो सफाई कर्मी वो आगे चले जाएंगे, लेकिन ये सब मिला के मात्र 15-20% है। मतलब उन्होंने बताया कि प्रयाग का जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन 2 कुंभ के बाद नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, बनारस के आसपास आ गया। हाँ तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? मतलब एक तो परमानेंट है, तो जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, मैंने कहा 14,000 करोड़ ने 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी दी, नहीं वो नहीं है। 14,000 का जरा कैलकुलेट करिए, 20% कितना हुआ? 14,000 का करीब 14,000 को 20 2800 रुपए हो गए सर। तो 2800 करोड़ ने 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट करी है। हाँ वो तो परमानेंट सोल्यूशन शहर को मिल ही गए, वो तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया। तो ऐसे देखिए इस तरह का ये हो गया। तब पहले कुछ चंद करोड़ लोग आते थे, पिछली बार 25 करोड़ लोग आए, इस बार 40 से 50 करोड़ लोग। कल्पवासी 2019 में भी 10 लाख आए थे, इस बार 15 से 20 लाख अनुमानित है। पिछली बार 2019 में योगी आदित्यनाथ ने देखा कि व्यवस्थाएं, क्योंकि वो तो कुंभ में आ रहे हैं सदियों से, तो उन्होंने देखा यहाँ पे शौचालय एक बड़ी व्यवस्था है, क्योंकि शौचालय तो आदमी करेगा ही, आप नहीं देंगे तो खुले में जाएगा, शौच करेगा, गंदा करेगा, आप उसको रोक तो सकते नहीं, वो तो नैसर्गिक डिमांड है आपकी। पिछली बार 1 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाए, इस बार 1.5 लाख टॉयलेट है। उस 1.5 लाख टॉयलेट पे 12,000 सफाई कर्मी है, 10,000 सफाई कर्मी शहर में है। ये जो 25,000 लोग हैं, ये मियाँ बीवी के साथ आए हैं, ये पति पत्नी के साथ आए हैं, इनके बच्चों के लिए टेम्पररी स्कूल बना दिए हैं। ये जो है मतलब देखिए सोच है कि आपको बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा, आपको बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा, नहीं आपको बहुत भावुक होना पड़ेगा, तभी आप ये कर पाएंगे। नहीं तो ठीक है, सड़कें बना दी मैंने, एयरपोर्ट बना दिया, लोग आएंगे जाएंगे, ठीक है। जो सफाई कर्मी है उनके जो 2-3 हजार बच्चे वहां पे ऐसे ही लौट रहे हैं उधर, उनको बहुत सुंदरता से वो अपना समय अच्छे से बिता पाए। ये केवल एक साधु, उसका मार्मिक जो दिल है, उसका जो मार्मिक हृदय, वही केवल सोच सकता है। पिछली बार 5-5.5 संस्थाओं ने कैंप लगाए थे, इस बार 10,000 संस्थाओं ने कैंप लगाए। मतलब अलग ही स्केल है ना। मतलब देखिए 40 करोड़ संख्या वैभव पता है कितनी होती है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24-25 करोड़ है। उत्तर प्रदेश अगर कोई देश होता तो 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या होती। मतलब ये जो 40 करोड़ जनसंख्या आ रही है, हाँ। ये अमेरिका की पॉपुलेशन ज्यादा है, अमेरिका की 35 करोड़ है, तो मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। चाइना भारत के बाद शायद तीसरी पॉपुलेशन होगी जो कुंभ में आगे चली जाएगी। और प्रयागराज की अपनी पॉपुलेशन 20-30 लाख है। जो शहर 20-30 लाख के लिए बना है उसमें 40 करोड़ लोग आके चले भी जाएंगे सौहार्द से। और मैं तो पता ऐसे भी देखता हूँ, हमने कहा कि वहां पे अमृत गिरा, वहां पे नागा साधु जो कदराओं में रहते हैं, दिव्य ध्यान प्राणायाम करते हैं, उसके बाद जब वो नदी में जाते हैं तो वो नदी को और चार्ज कर देते हैं। उसमें जब ये 40 करोड़ लोग स्नान करके वापस जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, अपने मोहल्लों में जाएंगे, अपने शहरों में जाएंगे, तो मुझे लगता है भारत का एक भारत का रिचार्ज हो जाएगा, एक भारत का कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लोग सब वापस जाएंगे ना। मेरे गुरुजी कहते हैं कि आप घर में अगर ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो पूरे घर की वेवलेंथ ठीक होती है, बाकी लोग पूजा करे भी ना करें। तो जब ये 40 करोड़ लोग वापस जाएंगे, खासकर उसमें जो 20 लाख कल्पवासी हैं, 45 दिन कड़ा कठोर एक जीवन जीते हैं, वो जब वापस जाएंगे तो वैभव अपना देश के लिए, मतलब एक देश एक पुण्य फल, गौरव की नहीं, देश का पुण्य फलित होगा। मतलब एक वेवलेंथ बढ़ जाएगी, एक स्पिरिचुअलिटी, एक डिविनिटी बढ़ जाएगी। मैं तो उस तरह से देखता हूँ पूरे कुंभ को। अब बाकी सर इसी पे बात करते हैं। कुंभ पर अभी जो बातें चल रही थी, ये सारी चीजें कुंभ के इतिहास को भुलाने की, मिटाने की कोशिश की गई। ब्रिटिश आए, टैक्सेस लगा दिए, बिल्कुल। मुगल आए, रजिया लगा दिया, उसके बाद अकबर आए, इलाहाबाद कर दिया, प्रयाग ही हटा दिया। हाँ, प्रयाग हटा दिया, इलाहाबाद हो गया। ये सिलसिला सर एक होता है खत्म हो गया। चलिए अकबर आए, मुगल आए, बाबा चले गए, फिर अखिलेश ने चाचा को प्रभारी बना दिया और अब बाबा संभाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपसे सीधा पूछा जाए कि कोशिश हुई है, लगातार कोशिश हुई है? नहीं, बिल्कुल कुंभ पे लगातार आक्रमण होते रहे हैं। जैसे आपने कहा, उस पर जजिया टैक्स भी लगा, उस पर पिलग्रिम टैक्स भी लगा, है ना। उनके लिए वो श्रद्धालु नहीं थे, उनके लिए था अच्छा ये आदमी इस पर टैक्स लगाओ, थोड़ा अपना राज कर बढ़ाओ। यहाँ पे योगी सरकार फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। और कि भाई योगी सरकार पता क्या कहती है? योगी जी खुद अपने, मुझे ऑफिसर ने बताया, ये लोग तो वैसे नहीं आएंगे, तुम अपने आप को मतलब तुमने को ऑर्गेनाइज करा, ऐसा भाव कभी मत लगाओ, वो लोग तो आएंगे। आप कितने बड़े होस्ट बन सकते हो, आप कितने बड़े मेजबान बन सकते हो, आपका वो कितना अच्छा एक्सपीरियंस प्रयाग का, उत्तर प्रदेश का लेके जाए, ये आपका एम होना चाहिए। इस गर्व में, इस घमंड में होता है ना कि मैंने कुंभ ऑर्गेनाइज करा है। कुंभ कोई ऑर्गेनाइज नहीं करता है। कुंभ तो आप बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, आप कांटे बिछा दीजिए पूरे प्रयाग में, फिर लोग तो आ जाएंगे।
शायद हम जैसे टूरिस्ट टाइप के लोग ना जाए कि हमें तो भैया फ्लाइट चाहिए, ट्रेन चाहिए, होटल चाहिए, टेंट चाहिए, दर्शन चाहिए, है ना। लेकिन जो श्रद्धालु हैं करोड़ों भारत के, जो भारत की संस्कृति का नींव है, वो तो चले आएंगे, वो तो साथ में चले आएंगे। इस पे ह्रास होता रहा तो सबसे पहले कभी जजिया लगा, कभी पिलग्रिम टैक्स लगा, उसको फिर प्रयागवाद, जो वहाँ के पंडितों को प्रयागवाद बोलते हैं, उन्होंने लड़ के उसको हटाया। वहां पे ऐसे उधर आते हैं संदीप कि कई सौ प्रीस्ट आके, बिशप्स आके बाइबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हाँ। बाइबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं। उनके झगड़े उनके मेंशन है कि कैसे प्रयागवाल उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं। फिर वो टैक्स खत्म हुआ। जिन सालों में टैक्स लगा वैभव, उन सालों में प्रयाग में पॉपुलेशन वो सैलानी बहुत कम हो गए, श्रद्धालु बहुत कम हो गए। फिर वो जो टैक्स हटा तो फिर वो दोबारा से आया। यहाँ तक कि कर्नल नील ने कुछ स्ट्रक्चर्स में गोले तो डाले, तो मतलब बड़ा इसका तोड़ने की तो लगातार कोशिश, रक्त रंजित इसका इतिहास रहा। लेकिन एक ये हॉटबेड रहा है हमारे बहुत सारे मूवमेंट्स का भी। हमारे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसकी बड़ी बड़ी बैठकें, बड़ी बड़ी मीटिंगें, बड़े बड़े आह्वान अलग अलग कुंभों से हुए। ये मैं केवल प्रयाग कुंभ की नहीं कह रहा हूँ, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इन कुंभों में हुए हैं। 1906 में वैभव बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसकी पूरी संस्थापना की प्लानिंग, उद्घोष मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में कुंभ से हुआ, प्रयाग कुंभ से हुआ। 1964 में विश्व हिंदू परिषद का उद्घोष कि विश्व हिंदू परिषद बनेगी, ऐसे बनेगी, उसका ये कार्यक्रम लगा, वो हरिद्वार कुंभ से हुआ। अरे दूर क्यों जाए, सबसे बड़ा राम मंदिर का पूरा मूवमेंट, देवरा बाबा की वो स्पीच, अशोक सिंघल जी की स्पीच, योगी आदित्यनाथ के गुरु की, महंत बैद्यनाथ की वो स्पीच, सबका स्पीच था, सबका स्पीच जो कुंभ में रिकॉर्ड है, अलग अलग कुंभों में रिकॉर्डेड है। तो कुंभ तो एक हॉटबेड रहा है हम लोगों के लिए कि कोई भी मूवमेंट शुरू करना हो तो एनर्जी कहां से लेनी है, उसकी कुंभ से लेनी है। और तो कितनी प्यारी बात है कि राम मंदिर का 1 साल की एनिवर्सरी भी अभी है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और कुंभ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो इसमें कॉन्सिडेंस नहीं है, मतलब संयोग नहीं कहूंगा, ये देवयोग है। तभी ये बिल्कुल सारी चीजें एक साथ लाइन हो रही और हमारा पॉडकास्ट भी शुरू हो रहा है। मेरे मन में एक चीज और आ गई, आपने बहुत सारी तिथियां बताई कि महंत अवैधनाथ जी ने अपने भाषण दिया, अशोक सिंघल ने दिए जी। अब सवाल ये उठता है कि अगर कुंभ एक ऐसा समय है जहां से बड़ी चीजें डिसाइड होती हैं, 2013 पहुंचते हैं सर जी, वहां पर कुछ हिंट लग रहा है क्या, कहाँ पहुंच रहे हैं आप? 2013 जब पहुंचते हैं तो सर होता वहां ये है कि साधु संतों के बीच में चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। मनमोहन सिंह क्योंकि प्रधानमंत्री रहे उससे पहले, अब उनको हटाने की बारी आ गई थी, तो बीजेपी सोच रही थी कि किसको बना दिया जाए। बहुत सारे नाम आ रहे थे, राजनाथ सिंह का नाम आया, जी जी जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी का नाम आया, बहुत सारे ऐसे, और अडवाणी जी तो थे ही, अडवाणी जी थे ही, उनके नाम आए। और ऐसा सुनने में भी आता है कि चर्चा हुई कुंभ के अंदर और नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगी। 2025 है, सीएम आप अभी नाम ले रहे हैं योगी जी हैं, पूरा इतिहास देखा, सब कुछ देखा। क्या इस बार 2025 महाकुंभ में योगी बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर उनके भविष्य को लेकर निर्धारण किया जा सकता है? क्या योगी सीएम योगी से पीएम योगी कभी बनेंगे या नहीं? देखिए, दो अलग प्रश्न है कि योगी सीएम योगी से पीएम योगी बनेंगे नहीं, और इस बार 25 में ऐसा कोई आह्वान होगा क्या? देखिए, 13 और 25 में एक बड़ा जो मूल अंतर है कि 13 में भाजपा विपक्ष में थी, सेंटर में, 25 में भाजपा पक्ष में है, सरकार में है, और आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा एक एबल लीडर है। मतलब नरेंद्र मोदी के साथ एक बड़ी विचित्र बात है कि वो क्या 73 74 उनकी उम्र, लेकिन उनकी उम्र कभी चर्चा का विषय आपने सुना कभी? नहीं। मैं तो 5 से 6 हजार टीवी डिबेट कर चुका हूँ, कुछ भी हुआ हो, मतलब हम राहुल के युवा होने पे जोक कर चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी युवा है नहीं है, बुढ़े हो गए, चर्चा क्यों नहीं चर्चा आई? क्योंकि आपको याद हो देवगौड़ा जी के सीन, वो ऐसे बैठते थे, प्रधानमंत्री वगैरह सो जाते थे, है ना। तो नरेंद्र मोदी को आपने वो हवाई जहाज में चढ़ते देखा, जब वो विदेश जा रहे होते हैं वो ऐसे चढ़ते हैं जो 25 साल का बालक चढ़ रहा हो, है ना। तो उनकी उम्र कहाँ से दिखती है? आपकी शिथिलता शरीर से आती है, आपके सोचने की शिथिलता। आपने कभी योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को बैठे हुए देखा है? बहुत देर तक शपथ जब होती है, लोग बैठ रहे हो, मतलब एक जम्हाई आ जाए, एक आदमी खुजली कर ले, आदमी थोड़ा सा आप 1-2 घंटे जब आप देखो भाषण कह रहे हैं तो आप एक्टिव हैं, लेकिन आप बैठे हैं ऐसे बहुत देर तक एक रैली में, कोई और भाषण दे रहा है, बैठे हैं, कोई ना खुजली हो रही है, ना पानी, उनको प्यास लग रही है, तो व्यक्ति एक संत व्यक्ति है वो भी। तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी वो क्वेश्चन बड़ा डिलेड है। ये कभी 34-34 में हो रहा होता कुंभ, तब तो हमें तो अभी यूपी में देखिए बहुत जरूरत है। यूपी में इन्होंने इतना नाश करा हुआ इन्होंने। वो उत्तर प्रदेश जो देश की पॉपुलेशन में 16% कंट्रीब्यूट करता है, वो जीडीपी में मात्र 5% कंट्रीब्यूट करता था, अब वो 9% ले आए योगी जी उसको। भाई योगी जी का कहना है कि अगर मैं 16% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो मैं 16% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करूंगा। मैं नेगेटिव सकिंग स्टेट क्यों बनूं, मैं कंट्रीब्यूटिंग स्टेट बनूं।
ये विचार कभी आया नहीं। हमारे यहाँ तो माफिया बोलते थे, हमारे यहाँ तो कि भाई अच्छा मेरठ में होगा कार चोरी माफिया, नोएडा में होगा सैंड माफिया, यहाँ पे होगा किडनैपिंग माफिया, यहाँ पे होगा प्रयाग में होगा, प्रयाग वाज नोन फॉर चीटिंग माफिया, क्योंकि वहां एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे, चीटिंग माफिया। ये मैं माफिया डेवलप करूंगा, मुख्तार अंसारी को एमएलए बनाऊंगा, इसको एमपी बनाऊंगा, इससे यहाँ लड़वाऊंगा, इससे बूथ कैप्चर करवाऊंगा, जब ईवीएम आ जाएंगी तो पैसे उगवाऊंगा। मतलब ऐसे उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट को क्राइम के बाइस बांट रखा, क्राइम बटाता कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में क्या करा योगी आदित्यनाथ का ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। कि अलीगढ़ के तालों को मैं विश्व के ताले बनाऊंगा, मैं बधेई के कालीन को विश्व के कालीन बनाऊंगा, मैं मेरठ के स्पोर्ट्स रूट को विश्व का स्पोर्ट्स रूट बनाऊंगा, मैं नोएडा के एप्पल को विश्व तक भेजूंगा। तो मतलब मैं एक है वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, एक कह रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो उत्तर प्रदेश एक जिला एक उद्योग, बिल्कुल एक जगह अब एक बिल्कुल एक लंबी जर्नी तय कर चुका है। तो इसलिए मतलब कंपैरिजन बहुत अलग है। तो हमें इसलिए उत्तर प्रदेश में बहुत समय तक योगी जी की सेवाएं चाहिए, मतलब बाबा की जरूरत अभी बाबा के उत्तर प्रदेश में। हाँ, लेकिन हाँ इतना अच्छा कुंभ ऑर्गेनाइज बाबा के नेतृत्व में हुआ है। अभी वो सारे अखाड़ों में चल के गए, सबसे मिला कि उनके लिए वो परंपरा पता है, उनको पता है कि कौन से शैवाइट अखाड़े हैं, कौन से वैष्णवाइट अखाड़े हैं, कौन से उदासीन अखाड़े हैं, उनकी क्या परंपरा है, उनके कौन महंत है, उनके क्या संत है, उनकी क्या ट्रेडिशन, उनके क्या ग्रीटिंग्स है। आपको पता है हर संत के अलग ग्रीटिंग होते हैं। कहीं पे कहते हैं ओम, कहीं कहते हैं हरिओम, कहीं कहते हैं शिवोहम, कहीं कहते हैं हरिओम, कहीं कहते हैं जय जय गंगे। अपने हर एक अखाड़े के हर सामाजिक सांस्कृतिक परिवार का एक अलग संबोधन है। बिल्कुल उनके लिए वो कोई एक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, वो पूछते नहीं क्या क्या बोलूं, उनको पता है क्योंकि वो इसी जीवन को जी रहे हैं 20-25 साल से। इसे सर ऐसे समझ सकते हैं कि 22 साल की उम्र से योगी का कुंभ में आना, बिल्कुल 22 साल की उम्र से योगी का कुंभ मुझे में लग रहा आना, है कि पूरे देश में ऐसा कोई और पॉलिटिशियन तो नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि जो 22 साल की उम्र से कुंभ आ रहा हो लगातार, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। बल्कि कुछ मायनों में तो वैभव हम शायद भटक रहे हैं, क्योंकि अभी आपने मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्या भविष्य में, मैंने कहा जैसे आपने बचने की कोशिश कर रहा था, पकड़ लिया। ऐसे भागेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना सर, पकड़। तो मुझे लग रहा है पहला वाला तो चलिए मान लीजिए कि अभी नहीं, हाँ अभी जरूरत भविष्य वाले देश को है योगी की, भविष्य में बता दीजिए। देखिए पोस्ट मोदी कौन भाजपा को लीड करेगा, कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा, ये बड़ा रोचक प्रश्न है। इसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारी आपके लिए आसान कर देते हैं। बिल्कुल मैं आता हूं, बतौर योगी को आप बतौर पीएम देखते हैं, बहुत आसान। हाँ, तो ये प्रश्न बड़ा रोचक है। ये कब आएगा प्रश्न की जरूरत, ये 29 में आएगी, 34 में आएगी, वो भविष्य की गर्त में है। लेकिन पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने बैटरी ऑफ लीडर्स को तैयार कर चुके हैं जो जब भी जरूरत पड़ी उस पद को ले सकते हैं वो। तो उसके मेरे ख्याल से 3-4 रिक्वायरमेंट है उस पद के लिए। एक तो सबसे पहले उसकी उम्र मेरे ख्याल से 60 से कम हो, 60 से कम हो तो कम से कम 10-15 साल की पारी खेल पाए कम से कम, ठीक है। वो बिल्कुल मेंटली फिजिकली फिट हो, वो एक्सट्रीमली पॉपुलर हो, क्योंकि आपको केवल सरकार नहीं चलानी, आपको चुनाव भी जीतने। चुनाव आप मतलब जयशंकर जी जैसे बहुत अच्छे लीडर है ना, बहुत अच्छे मिनिस्टर, लेकिन क्या वो उत्तर प्रदेश में चुनाव जिता सकते हैं? मुझे शायद नहीं। तो एक पॉपुलर लीडर भी हो वो बहुत उसको पार्टी चलाने का मतलब रैली करना, चुनाव लड़ना और सरकार चलाना दोनों आता हो। तो ऐसे हमारे पास क्या नाम है, अमित भाई शाह 60 साल से कम के हैं, चुनाव लड़ना उनसे अच्छा किसको आता है? सरकार में इतने बड़े मंत्री हैं इतने समय से। योगी आदित्यनाथ बड़ा बायोडाटा है, मतलब ऐसा शायद विश्व में, मैं बिल्कुल कॉन्शियसली कह रहा हूँ, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली, विश्व में कोई ऐसा नेता ना हो जो अपनी नेशनल पार्लियामेंट में 19 साल में रहा हो। और उत्तर प्रदेश जैसे वहां पे कई जगह हम काउंटी कहते हैं, कई जगह स्टेट कहते हैं, इतने बड़े प्रदेश का कई जगह गवर्नर कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं, उसका हेड रहा हो जिसकी पॉपुलेशन 24-25 करोड़ हो और जो एक्सट्रीमली पॉपुलर, और ये सब करने के बाद वो मात्र 53 साल का हो, ऐसा मुझे विश्व में लीडर बता दीजिए। राहुल गांधी से 1 साल छोटे, अखिलेश यादव से 1 राहुल साल गांधी बड़े। इतनी अच्छी बात है तो मैं राहुल गांधी के नाम लेना था। मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बतौर विपक्ष अगर बात करें ना तो उसका बायोडाटा तो बताइए भाई। देखिए योगी जी की उम्र को कभी किसी ने कोई आंका ही नहीं, कोई नहीं बताता, पर इस वजह से मैं इसको उन्होंने बल्कि आपको याद है योगी जी ने कहा था कि मैं राहुल जी से 1 साल छोटा हूँ और अखिलेश से 1 साल बड़ा हूँ, उनके प्लान के बीच में आ गया। हाँ, तो उनके स्तर का कोई नेता नहीं है, तो बिल्कुल एक बहुत, और उन्होंने सरकार इतनी सुंदर चलाई तो वो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। उधर आपके देवेंद्र फडणवीस हो गए, नीचे अन्नामलाई हो गए, स्मृति ईरानी महिलाओं में बहुत अच्छा भाषण देती हैं, कई भाषाएं आती हैं। तो एक बैटरी ऑफ लीडर्स तो तैयार कर दी और सबकी उम्र एक दूसरे से 5-8 साल कम ज्यादा है। तो मतलब इसके बाद वो, इसके बाद वो, इसके बाद वो, तो अगले 50 साल का तो खाका मेरे ख्याल से मोदी जी ने तैयार कर दिया है। हाँ, जब मौका आएगा तो उस समय कौन रेडी होगा, उस समय कौन पॉपुलर होगा, उससे कौन जिताऊ होगा। आपको याद है देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी को ऐसा कोई प्लेट में नहीं दे दिया था, पूरा जो बीजेपी का दिल्ली कैंप है उसमें फाइट हुई, बड़ी नाराजगी थी। और ना मैं इसको गलत नहीं मानूंगा, पता है क्यों गलत नहीं मानूंगा? देखिए अगर इंटरनल आपके पास ये लड़ाई करने की स्पेस है तो अच्छी स्पेस है ना वो।
आपके पास कांग्रेस में ऐसी स्पेस है क्या? आप सोच सकते हैं क्या राहुल गांधी कुछ भी नहीं होके वो एलओपी बन जाते थे? आप अखिलेश से लड़के उसकी पार्टी में अपने पिताजी को तो लात मार के बाहर दिया उस व्यक्ति ने। आप स्टालिन से ऊपर या स्टालिन के परिवार से ऊपर हो सकते हैं क्या? आप ममता दीदी के बाद उनका भांजा आ जाएगा। तो आप ये तो सोच ही नहीं सकते ना कोई। ये तो मतलब अगर कोई बहुत बड़ा लीडर है तो उसकी सीलिंग क्या है कि वो कोई मिनिस्टर बन सकता है, सबसे बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता है ना? तो उनकी सीलिंग है। भाजपा में कोई सीलिंग नहीं है। कोई भी और क्यों महत्वाकांक्षा रख सकता है? अपनी एबिलिटी के हिसाब से। क्योंकि वो मोदी है, क्योंकि वो योगी है, क्योंकि वो अमित शाह है, क्योंकि वो राजनाथ सिंह है, गडकरी, इस वजह से नहीं कि उसकी कोई पर्सनालिटी, क्योंकि उसकी एबिलिटी है, क्योंकि वो चुनाव जिता सकता है, क्योंकि उसको सरकार चलानी आती है। तो ये अगर बीजेपी का एचआर कंडक्ट रहा, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी अगर ये रही कि एबिलिटी को मैं ऑनर करूंगा कि कल से शाही होंगे सारे, कल से मोदी होंगे सारे, कल से योगी आदित्यनाथ या जितने भी संत होंगे वही होंगे सारे, या जो राजनाथ सिंह की कास्ट होंगे वही होंगे सारे। अगर ये पॉलिसी आ गई तो फिर आप कांग्रेस बन जाएंगे, आप समाजवादी पार्टी बन जाएंगे। अगर ये एचआर पॉलिसी रही, मेरे ख्याल से, मैंने आपको नाम लिए कई बड़े बड़े नाम, उस समय कौन होगा, लेकिन हाँ, मैंने जैसा आपने बिल्कुल कहा, योगी आदित्यनाथ का मेरे ही सवालों योगी आदित्यनाथ का बड़ा सीवी है, बड़ा करिकुलम है, बड़ा आपने ऐसा जवाब दिया है कि मैं ही उसी में उलझ गया हूँ। चलिए उससे इतर आते हैं। योगी जी की बात चल रही है संदीप जी, तो योगी जी पर ही रहते हैं। एक चीज देखने को मिलती है खासतौर पे उत्तर प्रदेश विपक्ष की और खासतौर पर कुछ मीडिया की भी, कि योगी जी जाने वाले हैं, मोदी योगी को हटाने वाले हैं, बीजेपी योगी को हटा देगी, अभी लोकसभा चुनाव 2024 में सीटें कम हो गई, तब ये बड़ा सुनने में आया। ये इसके पीछे का कोई नैरेटिव है? क्या सोच है, क्या सोचता है विपक्ष और क्या सोचती है मीडिया जो ऐसी खबरें वो आगे लेकर आते हैं और बड़े लेवल पे? इसमें अखिलेश ने भी ये बात बोली थी, केजरीवाल ने भी ये बात बोली थी, और विपक्ष के छोटे मोटे नेता तो लगातार बोलते आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष का संदीप वैभव क्या काम है कि आप सरकार की कमियों को दिखाते रहें, कि उनका बिल्कुल ठीक काम भी है, जिसे सजग रखते रहे, जनता के पास लेके जाए और उनको भी चुनाव जीतना है, जो बिल्कुल ठीक बन जाए। विपक्ष की पार्टी क्यों, कोई भी पार्टी क्यों है, जो चुनाव जीते सरकार में आए। अब उसको कोई दिक्कत मिले तो उसको दिखाए, है ना? वो सड़कें चारों तरफ बनी हुई हैं, लोगों के पास राशन पहुंच रहा है, लोगों के पास टॉयलेट पहुंच रहा है, लोगों के पास घर पहुंच रहे हैं, लोगों के पास नौकरियां पहुंच रही हैं, देश का नाम हो रहा है। आप यूके यूएस से अच्छी पेमेंट की फैसिलिटी आपके हैं, उससे अच्छे नेटवर्क आपके हैं, तो सब कुछ अच्छा है। तो आप क्या निकालेंगे? आपको कुछ कलह दिखानी पड़ेगी। अच्छा, वो संदीप और वैभव में लड़ाई है ना, मैं ये तो निकालूंगा, और मुझे आपका चैनल बिल्कुल ठीक चल रहा है तो मैं कुछ अंदर की कंटेंट निकालूंगा, आपको बताता हूँ कि इसकी हद कैसे हो गई। 2021 में जब सेकेंड वेव आई कोरोना की, याद है आपको? जब विभत्स हुआ था बिल्कुल, जब ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हुई, स्थितियां सच में जब खराब हुई थी। 5 जून को योगी जी का जन्मदिन होता है। हाँ। उस दिन मोदी जी ने ट्वीट नहीं करा। अरे इन्होंने ऐसा, मतलब जो पूरे वामपंथी मीडिया ने ऐसा रोना रहा, अरे देखो मोदी जी ने ट्वीट नहीं करा, इन्होंने इतनी तलखियां आ गई हैं कि अब ट्वीट तक नहीं करते हैं। मतलब भाजपा के लिए ये था कि जन्मदिन से जरूरी है देश। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी ने इस महीने में किसी को ट्वीट नहीं करा, क्योंकि इस समय इतनी सारी चीजें होती है, सेलिब्रेटरी चीज, आप खुशी वाली चीज नहीं बोलते हैं ना इस समय। फोन करके बधाई दी, वो एनआई में रिपोर्ट आ गई, वो आई एक दिन बाद। तो फिर ये शांत हो गए। फिर 15 दिन में फिर फितूर पूछा। इन्होंने उत्तर प्रदेश भाजपा का पेज देखा फेसबुक पे, उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की फोटो नहीं थी। तो वो भी डिबेट शुरू, मुझे भी डिबेट के लिए बुलाया गया, तो मैंने जल्दी से, मुझे लड़का पता था जो वहाँ का ग्राफिक्स देखता है, मैंने कॉल करा, मैंने कहा क्यों, मुझे भी लगा थोड़ा अजीब लगा, मुझे क्यों मोदी जी की फोटो क्यों नहीं है, तो होनी चाहिए। कहा सर ये तो 6 साल से ऐसा ही पेज है, इसमें हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उतनी सारी फोटो जाती है, तो हम प्रदेश की फोटो लगा लेते हैं उसमें। ऐसा कोई भाई मोदी जी को कौन किससे वैमनस्य होगा, उन्होंने इतनी सरकारें दी हैं, तो वो भी नहीं चला बहुत दिनों तक। तो भाई मैंने जब कहा, मैंने चैनल में कहा कि अगर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना, तो ऐसे टूटे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह नहीं खेलेंगे, मैं तुम्हें बर्थडे विश नहीं करूंगा, तुम्हें अनफ्रेंड कर दूंगा। ये क्या इन नेताओं के स्तर है? तो ये तो चलती रही, उनके पास और कोई बात नहीं बचेगी। तो वो कहेंगे भाई नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के लिए जितने बड़े शब्द कहे, उससे तो उन्होंने किसी मुख्यमंत्री ने, उन्होंने तो उपयोगी टर्म कॉइन कर दिया, यूपी प्लस योगी उपयोगी। उनके कंधे में हाथ रख के फोटो खिंचाई जा रही है। उसी समय जब ये ऐसे क्लैशेस सामने आ रहे थे, बिल्कुल उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कैसे एक्सप्रेसवे प्रदेश बना दिया। अभी के चुनाव में कहा कि मेरे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, मैं तो सांसद हूँ उत्तर प्रदेश से। तो इतने बड़े शब्द उन्होंने शायद ही किसी मुख्यमंत्री या अपने किसी और नेता के लिए बोले होते। ये तो मेरे ख्याल से योगी जी का चुनाव पे एक भाषण था, ये हमारे योगी जी है, ये जाना खुदा वहीं खुद देते हैं। तो कितना प्यारा संदेश था, योगी जी का नाम लेना, हमारे योगी जी कहना। तो उनके बीच की कॉमरेडरी देखिए, वो बहुत सुंदर। लेकिन मीडिया को देखिए, क्या बार क्या होता है ना, आपको टीआरपी भी चाहिए। मोदी योगी की फाइट अगर आप दिखाएं, मोदी योगी में है तलखियां, क्या योगी हट सकते? मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ।
आपको क्या होता है कि हर चीफ मिनिस्टर को हर महीने में एक बार गवर्नर के पास जाके ब्रीफ करना होता है, क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो गवर्नर और प्रेसिडेंट भी होते हैं हमारी व्यवस्था में, उनको ब्रीफ करना होता है। चीफ मिनिस्टर हार्डली मिलते हैं, है ना, और जहां अपोजिशन की सरकार होती है वो तो बिल्कुल नहीं मिलते, जैसे ममता बनर्जी टाइप स्टाइल, वो तो बिल्कुल, और गवर्नर की हालत खराब कर रखते हैं, उसकी सिक्योरिटी भी हटा लेते हैं। तमिलनाडु में तो अभी गवर्नर का तो राष्ट्रीय गान भी नहीं लगातार चलो 2 दिन पहले राष्ट्रीय गान भी नहीं हुआ, ठीक है। अब योगी जी डिसिप्लिन व्यक्ति, वो हर महीने 2 महीने में गवर्नर साहब के पास जाते हैं, उसमें से आधी बार पता है क्या करते हैं मोहम्मदी, योगी जी इस्तीफा देने जा रहे हैं गवर्नर। अरे मैंने कहा मेरे भाई इस्तीफा देने जा रहे हैं, हर आदमी ब्रीफ करने जाता है वो गवर्नर को, और उनका वो अपॉइंटमेंट पहले से होता है, वो कहते हैं योगी जी इस्तीफा देने जा रहे हैं, योगी जी कुछ बड़ी बात करने जा रहे हैं। तो देखिए आपको वो 4 PM का चैनल चलता है, फर्जी साहब ने देखा होगा, वो 4 PM लगा के, मेरे ख्याल से 8 PM लगा के 4 PM पे बैठता है वो व्यक्ति, मेरे केस में बहुत ट्वीट लिखता है वो। अब उसको केवल उसकी पूरी थ्योरी, उसकी एक थ्योरी पास हुई हो तो पिछले 10 साल में दिखा दो, वो इसको भाजपा को वो पिछले 10 साल से चुनाव हरा रहा है, वो रोज चुनाव हराता है भाजपा को, तो लेकिन वो बिकता है, उसका माल, उसका आइटम बिकता है, लोगों को मजा आता है, लोग उसे एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं। तो यही योगी मोदी की लड़ाई की एंटरटेनमेंट वैल्यू है, बस टीआरपी क्लिक वैल्यू है उसकी बस। सर डिजिटल मीडिया का बड़ा रोल है वैभव, डिजिटल कुंभ इस समय लग रहा है, योगी ने कितना हाईटेक किया है, बिल्कुल। तो एक हाईटेक का रोल कुंभ में योगी निभा रहे हैं। क्या अखिलेश सोचे थे, वो विदेश नीति पढ़ के आए थे? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से सोचे ना कि वो अखिलेश को विदेश में पढ़ने में बताता हूँ, हाँ वो विदेशों से पढ़ के आए, ऐसा सुनने में आता है, जो भी रहा हो। और अब मुझे वो योगी के लिए वो कहा गया वो कटाक्ष आज भी याद है, जब कहते हैं घंटी वाले बाबा, इनको लैपटॉप चलाना नहीं आता। अब उसी पर ये मेरा प्रश्न है कि जो अखिलेश यादव योगी को घंटी वाला बाबा कहते थे, वही घंटी वाला बाबा महाकुंभ में एआई से क्या क्या कर रहा है? Exactly. आदमी की सुरक्षा कर रहा है, उसके फेस आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, उसका हेड काउंट कर रहा है कि आज तक एआई कर रही है। तो पार्किंग एआई से हो रही है कि पार्किंग कहाँ पे खाली है, 5 लाख पार्किंग कैसे होगी। वही तो घंटी वाला बाबा जो है एआई लेके आया और विदेशों से पढ़ के आया हुआ, वो आजम खान को लेके आया, आजम खान को लेकर आया, और जिस मुख्यमंत्री हवास में वो खुद रहकर आया, वो बता रहा वहाँ शिवलिंग है, तो चलिए वो तो बात की बात अलग है। घंटी वाला बाबा जो है एआई वाला बाबा बन गया। देखिए पहले तो आज आपके चैनल में पहली बार मैं इस झूठ का पर्दाफाश करूं कि विदेश से पढ़ के आए अखिलेश यादव। हाँ बिल्कुल, अखिलेश यादव विदेश गए, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। आज वो अमर सिंह जी, उन्होंने इंटरव्यू बताया कि मैंने एडमिशन करवा के लाया, इतना महंगा होता है, पता नहीं पैसे कैसे आए, वहाँ पे 20-25 लाख 50 लाख की पढ़ाई होती है, उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली, उन्होंने कोई लोन नहीं लिया, तो कौन से पैसे से पढ़ने गए। फिर मैंने एक बार, मुझे याद सबकी, मैं इलेक्शन के पर्चे जरूर देखता हूँ कि क्या क्या भरा है, कितने एसेट लिखे हैं, कौन से उनके पास केस हैं, क्या है। तो उन्होंने अपनी डिग्री केवल ये कर्नाटका से पढ़े, जो उनकी जो बैचलर की डिग्री थी वो लिखी हुई। मैंने कहा आदमी क्यों नहीं लिखेगा अपने विदेश की मास्टर्स की डिग्री। फिर मैंने और खोजबीन शुरू करी, पता करा, तो ये विदेश गए, वहाँ पे उन्होंने डिग्री पूरी नहीं करी। आपको हर मास्टर्स की डिग्री में थीसिस लिखनी पड़ती है, एक थीसिस लिखनी पड़ती है 10,000 है ना। अब थीसिस अखिलेश बाबू लिखेंगे, मतलब क्या कह रहे हैं आप, तो राजा लोग ये सब हमारे काम है क्या, ये तो कोई मिलेगा। यहाँ तो उन्होंने लिखवा दी किसी से, तू मेरा वो कर दे, मैं मुख्यमंत्री का लगाऊं, तू मेरा असाइनमेंट कर, तू मेरा ये कर, तू मेरा कर। यहाँ तो पास हो गए कर्नाटका में, लेकिन अखिलेश यादव वापस आ गए बिना। अखिलेश यादव के पास विदेश की डिग्री नहीं है, तो क्या लगते हैं, वो उनकी वेबसाइट है स्टडीड इन ऑस्ट्रेलिया, स्टडीड ऑस्ट्रेलिया, डिड नॉट पास फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मैं पास नहीं कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, स्टडीड ऑस्ट्रेलिया। और अपने किसी भी इलेक्शन के पर्चे में ऑस्ट्रेलिया की डिग्री का कोई जिक्र नहीं है। तो अखिलेश यादव बिना डिग्री लिए, बैरंग बिना थीसिस करे, केवल वहां मजे मस्ती करके, मटर गस्ती करके ऑस्ट्रेलिया में वापस आ गए। उनके पास ऑस्ट्रेलियन की कोई डिग्री नहीं है, अगर वो है तो उनकी पार्टी अखिलेश यादव खुद क्लैरिफाई कर दे पहली बार, तो वो ऑस्ट्रेलिया की डिग्री नहीं है। चलो वो जो भी पढ़े, कर्नाटका में तो पढ़े, इंजीनियरिंग करके आए, लेकिन देखिए आपको उस माइंड को अप्लाई भी तो करना पड़ता है, आपको उस विषय से जुड़ना भी तो पड़ता है। आप योगी आदित्यनाथ के साथ 20 मिनट बैठे अगर, तो बात पे कहते हैं ये देखो मेरा आईपैड, वो कुछ दिखाते हैं, ये डेटा देखो, उनकी भाषा में QR कोड, डैशबोर्ड, टारगेट, टीम वर्क, मॉनिटरिंग, की बड़ी बड़ी आम भाषा है उनकी, आम भाषा है। हम वो अखिलेश यादव कहते हैं कि नहीं उनको तो लैपटॉप भी चलाना नहीं आता, मतलब उनका उपहास है, तो सुल्फा वाले बाबा है, तो वो ठीक है, आप कह के निकल जाएंगे, आपको क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा क्योंकि जनता सुन रही, जनता आपका उपहास कि इतनी बड़ी नाथ पंथ के पीठ से आप बात कैसे कर रहे हैं। देखिए आपको पता है वैभव की योगी आदित्यनाथ केवल गोरक्षनाथ मठ के मठाधीश नहीं है, वो अखिल भारतीय नाथ परंपरा के भी अध्यक्ष हैं। तो जो अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका, नेपाल से लेकर कर्नाटका तक जो नाथ परंपरा फैली है, उसके भी अध्यक्ष। तो जब आप नाथ पंथ के मठाधीश को गाली देते हैं, तो गाली आप पूरे भारत के नाथ पंथियों को दे रहे हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ
वो एआई भी लेके आया, वो अंडर वाटर ड्रोन भी लेके आया, वो हेड काउंट भी ड्रोन से कर रहा है, उसने बिल्कुल कंट्रोल रूम बिठा रखे हैं, उसमें 25 इंस्टीट्यूशन उसको स्टडी करने आ रहे हैं कि अर्बन मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, ये सीवेज मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, ये क्राउड मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कर रहा है। कल स्टीव जॉब्स की पत्नी को उसी की बात कर रहे थे, हार्वर्ड की टीम, स्टैनफोर्ड की टीम, IIM अहमदाबाद की टीम, IIT बैंगलोर की टीम, IIT कानपुर की टीम, सब वहां रिसर्च 25 इंस्टीट्यूशन केवल कुंभ को स्टडी करने पहुंचे। तो देखिए वही है कि आप जितने मन से उसमें लगेंगे उतनी उत्पत्ति होगी। मेरे को याद आ गई, तुरंत आ गई एकदम दिमाग में। एआई की बात हो गई, योगी ने एआई पहुंचाया। अभी 2 दिन पहले, शायद 2 दिन की पहले शायद खबर है कि मुलायम यादव की मूर्ति की स्थापना जो है कुंभ महाकुंभ के अंदर की गई। क्या कहना चाहेंगे? जानकारी भी नहीं पता। शिविर लगाए सर, माला चढ़ने लग गई है। और शिविर लगाए कोई मुलायम सिंह जी यादव कह रहा हूँ, पार्टी के नाम से शिविर लगाया है, पार्टी के नाम से शिविर लगाया, मूर्ति मुलायम सिंह यादव जी की लगाई गई। देखिए मुझे एक बात अच्छी लगी, कम से कम समाजवादी पार्टी वहां पहुंची। तो देखिए ऐसा कहते हैं कि मतलब जो बड़े बड़े आपके पुराने पाप होते हैं वो भी कट जाते, फल जाते। मैं तो अच्छा कह रहा हूँ कि अच्छा चलो वहां तक पहुंचे। तो मतलब आज तक रामलला के मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। मतलब लखनऊ से अयोध्या 2 घंटे का रास्ता है, बहुत सुंदर सड़क है, राहुल गांधी के तो फिर भी दूर पड़ता है, और अयोध्या में एयरपोर्ट भी है। तब ये रामलला तो नहीं पहुंच पाया, कम से कम कुंभ तक पहुंचे तो कुछ स्नान करेंगे। कम से कम जो टॉक्सिसिटी है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को टॉक्सिक कर रखा है कि भाई अगर भाजपा की सरकार टीका बनाती है तो भाजपा का टीका हो जाता है। वो उनके एमएलसी कहते हैं इससे नपुंसकता आ जाएगी। जो कोरोना का टीका आया था, वो स्तर की पॉलिटिक्स कम से कम शायद संगम में डुबकी लगा के उनकी साफ, तो ठीक है उनको माला पहचाने का मन है, मुलायम सिंह यादव पे लगाए, लेकिन मैं कह रहा हूं पहले डुबकी लगाए, संगम में डुबकी लगाए। यहाँ पे जो मालाएं हैं वो संतों को बनाए, अखाड़ों में जो संतों उनको पढ़ाए, महामंडलेश्वर को बनाए, उनको माला बनाए, ठीक है। लेकिन उनको अपने पिताजी का सम्मान करना है तो, लेकिन पिताजी का सम्मान जीते जी कर लेते तो अच्छा रहता। उसको तो उन्होंने माइक छीन के पार्टी से भगा दिया था, अपने चाचा को भगा दिया था। जीते जी सम्मान करते, कार्यकर्ता भी सब ज्यादा अच्छा करता। बिल्कुल ठीक है, जीते जी सम्मान नहीं करा, आप उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। जब अखिलेश बार मिल्कीपुर जाते हैं, प्रचार प्रसार में अभी लगातार जा ही रहे हैं, और राम मंदिर बने हुए काफी समय अभी हो गया है। बिल्कुल, हाँ, घुसते समय पहले मंदिर आता है, मिल्कीपुर तो अंदर है। मतलब कैसे जा नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है? अवधेश तो वहीं अयोध्या में रहते हैं, लेके चले जाएं साथ। जो अवधेश को पोस्टर बॉय, उनका नाम है राजा राम कहते हैं। एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की तरह ऐसे लेके आगे बिठाते हैं, राहुल जी पीछे बैठते हैं, पीछे बैठा दिए, पीछे बैठा दिए, नाराज भी दिखते हैं। इन्हीं के दोस्त राहुल ने कहा कि भाई तुम्हारे साथ नहीं बैठ, बहुत हो गया। मतलब ट्रॉफी 4-5 दिन दिखाई बस, स्टार्टिंग में पीछे चलो। देखिए मैं इसको जो आपने बताया कि वो मिल्कीपुर चुनाव के लिए जाते हैं, अयोध्या क्यों नहीं, मतलब राम मंदिर क्यों नहीं जाते, इसको मैं 2 स्तर पे देखता हूँ। पहले स्तर पे देखता हूँ वहां जाएंगे तो फोटो खींचेगी, फोटो खींचेगी तो फिर मुख्तार अंसारी वाले वोटर कहाँ जाएंगे, अतीक अहमद वाले वोटर कहाँ जाएंगे। जब से कुंदर की सीट जीते हैं, जब मुसलमानों को वोट भी आ सकता है, भाजपा को मिल गया तो वो अभी उनको मुसलमानों को और रिझाना है। तो अगर वहां चले जाएंगे तो मुस्लिम वोट बैंक कैसे सदेगा? पहला स्तर तो है। दूसरे स्तर पे मेरे ख्याल से अगर हल्की सी भी कॉन्शियसनेस होगी उनमें तो वो डर लगता होगा, मुझे लगता है कि रामलला पूछेंगे कि तुम्हारे पिताजी ने तो राम भक्तों पे गोली चला दी थी, तुमने तो जो विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला थी उसमें 2012 से 17 में पत्थर आना बंद करवा दिया था। वो तो आपको वो तो पिछले 20 साल से पत्थर की कार्विंग कर रहे हैं, वही बहुत सारे स्टोन यहाँ पे लग गए, वो पत्थर आने बंद कर दीजिए। अयोध्या को जीर्ण शीर्ण अवस्था में छोड़ा गया, 2017 में आते ही उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया, जिससे उसमें मेयर आ जाए, उसमें व्यवस्थाएं आए, उसकी अर्बन प्लानिंग हो, उसमें सीवेज सिस्टम हो, उसमें लाइट लगे। मतलब अयोध्या को जीर्ण शीर्ण लुटा फुटा टाउन की तरह क्यों छोड़ा था तुमने? मुझे टेंट में क्यों बिठा कर रखा था? इन प्रश्नों का जवाब कैसे देंगे? तो उनकी मेरे ख्याल से पैर रुकते भी होंगे, और उन्हें हल्का सा भी कॉन्शियसनेस होगी, हल्की सी भी चेतना होगी उनके मन में, तो उनको डर भी लगता हो क्या रामलला के इतने सवालों का जवाब कैसे दूंगा। बाकी उनको अपना मुस्लिम वोट बैंक तो साथ में ही वहां चले जाएंगे, तस्वीर से आधा तो मुस्लिम वोट बैंक वैसे ही चला गया और जो बच्चा कुछ है वो भी चला जाएगा। चलिए मैं इसी में एक चीज और पूछ लेता हूँ। अयोध्या पहुंचे, राम मंदिर पहुंच गए, पहुंचते हैं संभल सर, संभल क्यों ना पहुंचे? अब राम मंदिर की आपने बात कर ली है, ये भी जरूरी चीज है। संभल की फाइल योगी ने खोली है, तो क्या राम मंदिर में कार सेवकों के साथ जो हुआ, क्या वो जो सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा? 78 से 90 पहुंचेंगे, 90 से 94 भी आएंगे, तो क्या ये हो सकता है क्या कि संभल एक शुरुआत है जहां पर हिंदुओं के साथ और सनातनियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, क्या अयोध्या वाला मामला भी दोबारा खुलकर सामने आ सकता है? देखिए इस बात को मैं 2-3 स्तर पर कहूंगा कि मेरी किताब में एक चैप्टर भी है, जो मेरी दूसरी किताब है योगी आदित्यनाथ पे, कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 7-8 साल में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को नंबर 2 पे ले आया है, उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट को नंबर टॉप में ले आया है।
लेकिन उत्तर प्रदेश का एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी हुआ है, जिसे मैं कल्चरल रेनेसां बोलता हूँ, वो भी साथ साथ में हुआ है। हमने देखा कैसे काशी में कॉरिडोर बना, हमने देखा कैसे अयोध्या का मंदिर बना, हमने देखा कैसे 200 जो प्राचीन मंदिर हैं, जो सरकारी मंदिर भी नहीं है, उसमें सरकार ने पैसा देके किसी में कॉरिडोर, किसी में कुछ बनवाया, है ना। उत्तर प्रदेश में किस तरह से दीपावली सेलिब्रेट होती है, मतलब अयोध्या जिसको जीर्ण टाउन माना जाता था, उसमें कम से कम 7 से 8 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं सबसे ज्यादा दिए जलाने के। लगातार बढ़ता जा रहा है, वो 1 लाख से लेकर 22-22.5 लाख पे आ चुका है। उससे जो माटी बोर्ड वाले लोग हैं वो कुम्हार पल रहे हैं, आपको गोबर से मिला के, गाय के गोबर से मिट्टी में मिला के दिए बनने लगे। तो उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक पुनरुत्थान हर समय हो रहा है, लगातार हो रहा है। काशी का केस कोर्ट में चल रहा है, मथुरा का केस कोर्ट में चल रहा है, जो व्यासपीठ है वो तो खुल भी गई, जो मस्जिद में है वो खुल भी गई है। उसमें मजेदार यह हुआ कि कोर्ट ने कहा 7 दिन में कर दो, योगी सरकार ने 7 घंटे में कर दिया। अखिलेश की पार्टी ने इतनी जल्दी क्यों कर दिया? बयान आने से पहले पूजा हो गई, इससे पहले वो बयान करते वहां पंडित जी बैठ गए साफ करके, वहां तो पूजा होने लगी, दर्शनार्थी पहुंच गए वहां पे, तो वो तो उसका मतलब आधा रास्ता तो खुल चुका है। तो मेरे ख्याल से काशी, मथुरा और जितने भी इंपॉर्टेंस के हमारे पीठ है वो फिर से पुनर्स्थापित होंगे ही होंगे। ये सनातन का काल है, वो होंगे ही होंगे। देखिए आप ये देखिए संदीप कि बाबर ने जो 3 बड़ी मस्जिदें बनाई वो कहाँ पे बनाई? सबसे पहले वो पानीपत से घुसे, पानीपत में बनाई, उसके बाद उन्होंने अयोध्या और संभल में मस्जिदें बनाई। देखिए जो आदमी इधर से घुसता है उसके लिए संभल और अयोध्या बहुत दूर है। अयोध्या तो बहुत ही दूर है, संभल तो चलो फिर भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना, वहां पे मुसलमानों का जमावड़ा, तो क्यों बनाएगा जाके? उसको हिंदू आस्था पे चोट करनी थी। ये वामपंथी पत्रकार कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं नहीं, उनको टेरिटोरियल थे, उनको तो जमीन, उनको सत्ता। भाई जमीन थी तो अयोध्या जाके क्यों जमीन देनी थी? पहले अपनी आसपास की तो जीते थे। तो उनको ना हिंदू आस्था में, जो हिंदू चेतना में बहुत बड़ा है, वो क्या है, राम। उनको लगता है कल की पैदा ना हो जाए इनकी, कहीं लोग इतनी बातें सुनते होंगे जब हिंदू समाज में घूमते होंगे, कल के अवतार आने वाले, कहाँ आने वाले, संभल में। चलो उसी हरिहर मंदिर को तोड़ के उसी के पत्थरों से, उसी की ईंटों से मस्जिद बनाऊंगा मैं तो अब भाई योगी आदित्यनाथ जैसा नेता मिला है आपको, तो कोर्ट देखिए वो जो केस चल रहा है वो, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार तो पार्टी भी नहीं, उत्तर प्रदेश वो तो एएसआई का कब्जा है, उस कब्जा को वापस लेने की बात हो रही है। वो 2 सर्वे हुए, 2 सर्वे तो हो भी गए, तीसरे सर्वे में उनको पता लग गया कि भाई अब तो गड़बड़ है। तो पत्थर पूरी तैयारी के साथ था। आपके घर में क्या 4 क्रेट के पत्थर है क्या? आपको घर में पेट्रोल पंप बनाना आता है क्या? मतलब पूरी तरह से तैयारी के साथ। विष्णु शंकर जैन पीछे की गली से वापस आ रहे हैं तो उन्होंने बताया कि हत्या का एकदम पूरा षड्यंत्र था। तो इसलिए बिल्कुल ठीक कहा आपने वैभव कि अब योगी आदित्यनाथ, जैसे मैं स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो कुंभ की कथा है, जो कुंभ की पौराणिक कथा है, वो विष्णु जी के दूसरे अवतार से शुरू होती है। और विष्णु जी के दूसरे अवतार की जब कल तो 10वें तक भी पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये जो संभल एकदम से लाइमलाइट में आया पिछले 2 महीने 3 महीने में, मुझे लगता है कल की अवतार पलटे जाएंगे, इतिहास के पौराणिक पन्ने, मतलब अब कल की अवतार मुझे लगता है आने वाले हैं। सफाई शुरू हो चुकी है, जब कुछ भव्यता आएगी। देखिए राम जी लौट के कब आए? राम जी पहले भी आ सकते थे लौट के, वो मतलब उनका मंदिर कब बना? जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। मतलब उनको भी ऐसे भक्त चाहिए थे। कौन नरेंद्र मोदी? जिन्होंने राम मंदिर की यात्रा पूरी मैनेज करी थी लाल कृष्ण आडवाणी की। कौन योगी आदित्यनाथ? जिनके गुरु और दादा गुरु राम मंदिर के आंदोलन में पिछले 50 साल से लगे। जब दोनों लोग ऐसे शीर्ष पे थे तभी राम लौट के आए अपने मंदिर में। मेरे ख्याल से अब कल की अवतार का भी समय आ गया है। एक चीज मैं और पूछूं आपसे, नगीना लोकसभा के बारे में सुना? बिल्कुल, वहाँ की चाय बड़ी मशहूर है, वहाँ के सांसद भी बड़े मशहूर हो रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण, वैसे अपने आप को चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, उनके बारे में उनका बयान सुना होगा। मैं उन्होंने जो बोला है तो कि पापी वहां पर जाते हैं, मैंने पाप नहीं किया तो मैं स्नान करने नहीं जाऊंगा। ये एक ऐसे नेता है जो मनुस्मृति को भी फाड़ते हैं। ये एक ऐसे नेता है जो डायरेक्ट इतने सनातनियों को पापी बोल देते हैं। ऐसे नेताओं की राजनीति किस दिशा में जाती है, और क्या ये सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को इतना हल्का समझते हैं कि बीच सभा में मनुस्मृति फाड़ दे, और जहां करोड़ों लोगों की श्रद्धा का, आस्था का केंद्र हो, वहां उस चीज को, उन व्यक्तियों को, 45 करोड़ लोगों को आप पापी बता दें? मेरे ख्याल से वैभव पिछले 10 साल में, पहले से भी पिछले 10 साल में और ज्यादा, कौन कितना बड़ा हिंदू बैशर है, कौन हिंदू को कितनी बड़ी गाली देता है, उसकी एक प्रतिस्पर्धा, एक प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। मेरे ख्याल से आप लोग अपने, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश न्यूज में एक अवार्ड भी शुरू कर सकते हैं, हिंदू बैशर ऑफ द ईयर।
तो वो कभी उसके लिए कंटेंडर आएंगे उदयनिधि स्टालिन, है ना, बिल्कुल बड़े कंटेंडर की हिंदू तो डेंगू है, हिंदू तो एड्स है, जो भी गंदी गालियां। उसके बाद आएंगे राहुल गांधी, जो लड़के मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। अखिलेश यादव बिल्कुल कि भाई ये तो कुंभ भी खराब है, और क्या 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 कि साधु अपने साथ ले जाएं, मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग है, मतलब ट्रिवलाइज करना। फिर उसमें चंद्रशेखर रावण, तो मेरे ख्याल से ये तो एक टेक्निक बन गई कि हिंदू आपस में अवार्ड फंक्शन चल रहा है, अवार्ड फंक्शन चल रहा है, ट्रॉफी चेंज करते रहे, मतलब ये हिंदू बैशिंग एक फैशन बन गया। लेकिन हिंदू बैशिंग इनको 1 सीट 2 सीट जिता दे, शायद किसी परिस्थिति में किसी समीकरण में जितवा दे। लेकिन अब जो योगी आदित्यनाथ ने नई व्याकरण दे दी है, कौन सी वाली, बटोगे तो कटोगे, वो व्याकरण 2024 की व्याकरण के ऊपर 24 में जो थोड़ी ज्यादा सीटें जीत गए, क्यों जीते? उन्होंने कहा संविधान खतरे में है, वो झूठा वीडियो चलाया बचा के, उन्होंने कहा रिजर्वेशन चला जाएगा, उन्होंने खटाखट स्कीम मिलेगी। तो इस झूठे नैरेटिव को जो योगी आदित्यनाथ ने एक नई ग्रामर दी, ये देखिए ये बात नहीं है, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे तिलक हो, चाहे स्वामी विवेकानंद, सबने हिंदू एकता की बात करी है। लेकिन उसको जो नई अपने समय की समसामयिक समय की एक परिभाषा, एक नई व्याकरण, एक नई ग्रामर जो योगी आदित्यनाथ ने दी है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, उससे मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम भी जो चंद्रशेखर रावण टाइप का वोट बैंक है वो भी उनसे खिसता जाएगा। अब तो कुंदरकी के बाद लग रहा है कि मुस्लिम वोट इनके पास रहेगा नहीं रहेगा। 9 में से 7 9 में से 7 और ऐसी सीट कुंदरकी भाजपा तो छोड़ हिंदू कैंडिडेट नहीं जीता आज तक कोई वहां पर। तो वो जब आप सीट जीत जाते हैं तो उनको लगता है कि जैसे कहते हैं ना वो तूफान से पहले का जो सन्नाटा है, जो थोड़ी सी सुखबुगाहट है, वो चल रही है मेरे ख्याल से। इस समय इतना सुंदर कुंभ, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं, और लोगों ने अपने हाथ जला के भी देख ली। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। परसों मैं कैब में बैठा, मेरी पत्नी अपने नोएडा में कैब में बैठा, तो आदत हुई भैया कहाँ से हो, क्या नाम है, कहाँ से हो? सर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत गाली दोगे। आप समझो कहाँ का होगा? अयोध्या का। वो क्यों कह रहा है कि हमने हरवा दिया? मतलब मुझे सुन के अच्छा भी लगा कि अब लोगों को अपना ग्लानि बोध, अपनी गलती का बोध हो चुका है कि हमने ऐसा करवा दिया। या उसने भले वोट भाजपा को दिया, लेकिन उसने जिस अयोध्या के मतलब भाग तर गए, है ना, जहाँ पे राम लौट आए, वहां आपने सीट हरवा दी भाजपा को। तो मेरे ख्याल से वो जो गलती का बोध है, और वो हमें मिल्कीपुर से पता भी लग जाएगा। हाँ सर, हमें मिल्कीपुर से पता भी लग जाएगा कि अभी आपकी क्या राय है, क्या हो सकता है? बड़े आराम से निकलेगा मिल्कीपुर, बड़े आराम से निकलेगा, अच्छे मार्जिन से निकलेगी सीट। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमारे, वो तो बोलेंगे, देखिए कौन चुनाव में कौन कहता है जाके मैं ठीक है, वो तो मैं कि हमारे सांसद जी के बेटे को बनवा दो यार। वो जो सांसद बेटा जो मारपीट करता रहता है सड़कों पे, उसको चलिए वो सब बातें किनारे रखते हैं। आपकी बातें बड़ी मजेदार हो रही हैं, मुझे मजा भी बहुत आ रहा है। सवाल जिज्ञासु प्रवृत्ति है मेरी भी, और पूछने में बड़ी मजा आती है। आपकी बातों से 2 प्रश्न मैंने और निकाले। जी बताएं। एक तो विपक्ष ने जो झूठा नैरेटिव फैलाया 2024 की लोकसभा चुनाव में कि भाई साहब संविधान खतरे में है। अभी एक चीज और आई, अमित शाह ने सदन में बोला बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर, क्या उसके बाद दो पॉइंट हो गए। एक तो संविधान वाला, दूसरी बात हो गई अमित शाह का वो जो छोटी क्लिप वायरल करके एक नेगेटिव मैसेज दिया गया समाज में। तो क्या अब 2027 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी बीएसपी के साथ गठबंधन करके उस दाग को खत्म कर सकती है, या फिर जो झूठे दाग लग रहे हैं इसको इससे निपटने के लिए मायावती का हाथ थाम सकती है? मायावती की भी नैया डूब रही है, क्या कहते हैं इस पर? देखिए, भाजपा ने बसपा के साथ पोस्टपोल अलायंस तो करे, बल्कि जो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है उसमें से 3 बार वो भाजपा के साथ ही बनी, 1 बार वो सपा के साथ बनी। सॉरी, हाँ 2 बार वो 2 बार भाजपा के साथ, 1 बार सपा के साथ, 1 बार वो खुद बनी, है ना। 2000 कौन सा वाला 7 वाला मैंडेट पूरा खुद का था। तो भाजपा के साथ टाइप मुझे लगता है कि प्रीपोल अलायंस तो मुझे लगता है बसपा के साथ भाजपा नहीं करेगी। वो टैक्टिकल अलायंस हो जाए तो अलग बात है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो फेक क्लिप वाला मामला है, मुझे लगता है अब जनता सतर्क हो चुकी है। अमित शाह का जो उन्होंने फेक क्लिप चलाया, और रेवंत रेड्डी एक आपके सिटिंग चीफ मिनिस्टर से फेक वीडियो डलवाया, मतलब इससे बड़ी बात हो सकती है कोई ऐसे चलो ट्रोलर डाल दे, कोई ट्विटर वाला हैंडल डाल दे, कोई इन्फ्लुएंसर डाल दे, अलग बात है। लेकिन आपका एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो नोन है, आपको पता है भाई, अगर रेवंत रेड्डी ने डाला होगा तो देखा होगा ऐसा तो अमित शाह नहीं बोल सकता, उसको भी पता है, उन्होंने वो मेन स्पीच सुन भी ली होगी, तो उन्होंने वो डाला। तो मुझे लगता है कि अब ये झूठे क्लिप बार बार चलेंगे। ये एक बार चल गए, हमने देखा ना, अब ये बार बार नहीं चलेंगे। अमित शाह का आपने एक काट के चला दिया, क्योंकि आपने देखेगा कि कौन कर क्या रहा है। देखिए, इन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन करके भाजपा वो हटा देगी, आरक्षण हटा देगी, संविधान बदल देगी। मैंने देखा कि अभी तक करीब 108 संशोधन हो चुके हैं आजादी से लेकर 1950 से लेकर आज तक। उसमें भाजपा ने करीब 8 करे। उसमें संशोधन क्या है? महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, ओबीसी का जो कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिलेगा,
तो ये सारे तो प्रो रिजर्वेशन मूव है, कौन एंटी रिजर्वेशन का कौन सा मूव है। तो मुझे लगता है बार बार झूठा नैरेटिव काम ये बार बार नहीं आएगा, जनता और सजा हो जाएगी। एक बार देखो, अगर आप याद हो 2015 में वैभव मोहन भागवत जी के एक बयान से बिहार में भी नैरेटिव चल गया था और भाजपा को भारी नुकसान भी हुआ था। वो एक इंटेलेक्चुअल डिबेट में ऐसे बोल रहे थे कि भाई हमें रिजर्वेशन के मुद्दे पे एक बार विचार करना चाहिए। उसको लालू प्रसाद ने कहा रिजर्वेशन खत्म करें, रिजर्वेशन खत्म करें। तो मुझे लगता है बार बार बिक पाएगा। और साथ में जब इतना अच्छा कुंभ हुआ, इतनी अच्छी स्कीमें जनता तक पहुंचेंगी, वो देख रहा है इससे अच्छा कौन व्यक्ति मिलेगा मुझे, जो पूरा अपना खटपट के अपना परिवार समाज छोड़ के हमारी सेवा में लगा है, वो व्यक्ति मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जनता उत्तर प्रदेश की सजग हो चुकी है। तो मुझे लगता है कोई प्रीपोल अलायंस बसपा के साथ होना, मुझे उसकी संभावना नहीं थी। सर, लोग देश की रिसर्च करते हैं, विदेश की रिसर्च, वैज्ञान की रिसर्च करते हैं, आपने इंसान की रिसर्च की। और वो भी योगी जी नेता बहुत थे, बड़े नेता थे, ऐसे भी नेता थे जिनको आप बहुत पसंद करते थे, विदेश रहे, फिर भी एक योगी क्यों? ऐसे संदीप, जब 2017 में वो मुख्यमंत्री बने, उसके पहले मेरी एक किताब आई थी जिसके लिए मैं उत्तर प्रदेश में जगह जगह घूम रहा था। तो मैंने योगी आदित्यनाथ के मठ में भी जाना हुआ, उनके जनता दरबार को सामने से देखा, उनकी कई रैलियों में आना हुआ। तो मुझे उस व्यक्ति से बड़ा प्रभावित था, एक इंट्रीग करता था मुझे कि व्यक्ति की क्या राजनीति है, कैसे ये उत्तराखंड से उठ के यहाँ पे आ गया। मैं ये सब सोच ही रहा था कि वो मुख्यमंत्री बन गए। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ऐसे सोने में सुहागा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि अब तो इस पर लिखना ही लिखना है। और फिर जब मैंने रिसर्च शुरू करी तो उनके ऊपर जो भी 300-400 मुझे अंग्रेजी आर्टिकल दिखे, वो 99% नेगेटिव। मैंने जो व्यक्ति 19 साल से संसद में रहा हो, उसके बारे में सब कुछ नेगेटिव कैसे होता है? कुछ तो अच्छा करा ही हुआ, तभी 5 बार का सांसद है। तो वहां से मेरी तृष्णा शुरू हुई, एक मेरी भूख हंगर शुरू हुई। और फिर वो द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर जैसी किताब बनी, और जो देश विदेश की लाइब्रेरीज में अवेलेबल है, हार्वर्ड से लेकर स्टैनफोर्ड वाले उस किताब को पढ़ रहे हैं। दीवाने हो गए। हाँ, उसकी मैंने कॉमिक में कन्वर्ट करी, मैंने पिछले साल ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो लॉन्च करी। तो वो किताब तो अब वो अमर हो गई, उसने मेरा जीवन बड़ा अलग कर दिया उस किताब के लिखने के बाद से। तो इसलिए मतलब वो बड़ी नेचुरल चॉइस थी मेरे लिए। 10 किताबें लिख चुके हैं जी, 11 भी लिख दी। 11 भी है। योगी जी पर 3। कभी सोचा है कि पीएम जब योगी होंगे तो और किताबें देखिए, उस प्रश्न का हम लोग उत्तर दे सकते हैं। लेकिन हाँ, योगी जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश को मैनेज कर रहे हैं, उसमें मैं और किताबें करना चाहूंगा। जैसे मैं खासकर गवर्नेंस में, जैसे लॉ एंड ऑर्डर पर मैं केवल एक किताब अकेली करना चाहूंगा। मेरी पिछली किताब में लॉ एंड ऑर्डर व्हाई क्रिमिनल्स फियर योगी, क्रिमिनल क्यों डरते हैं योगी से एक चैप्टर है पूरा। लेकिन वो क्या चैप्टर ही है 20-22 पन्नों 25 पन्नों का। मैं पूरी किताब लॉ एंड ऑर्डर पे, क्योंकि हमें तो बुलडोजर दिखता है लेकिन बहुत मेटिकुलसली करा गया है। कैसे पुलिस की ट्रेनिंग, कैसे उसमें इक्विपमेंट लाए गए, क्या नए प्रोसेस बनाए गए, कैसे अलग अलग माफियों को न्यूट्रलाइज किया गया, वो पूरी एक विधा है, पूरी उसके पीछे पूरी एक साइंस है, पूरी एक पुलिसिंग है, पूरा एक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। उसके ऊपर मैं एक किताब करना चाहूंगा शायद फ्यूचर। सर, मैं बात ही कर रहा था ब्रिटिश राज और मुगलों की, कम तो बॉलीवुड भी नहीं रहा। हाँ, कि भाई कुंभ जाओगे बिछड़ जाओगे, एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया लोगों के दिमाग में कि कुछ ना कुछ बच्चे, कुछ अनजाने लोग तो रह ही गए। एक साजिश थी। और 2014 के बाद बॉलीवुड किस तरीके से बदला है। हाँ, इस मामले में खास तौर पे कि भीड़ में जाओगे, खास तौर पे कुंभ में जाओगे तो बिछड़ जाओगे। बिल्कुल ठीक कहते, मतलब कुंभ में जाओगे बिछड़ जाओगे, ये डायलॉग इतनी बार अलग अलग मूवी में बिना कॉन्टेक्स्ट के रखा गया है कि मतलब वो बहुत बार है। देखिए, बॉलीवुड का हिंदू समाज से ज्यादा मतलब तो रहा नहीं। उन्होंने तो हमें सिखाया कि महाभारत घर पे मत रखो, नहीं तो घर में महाभारत हो जाएगी। वो मतलब हीरो हीरोइन का प्रेम चल रहा, पीछे से मौला मौला गाना आ जाता है, कहीं से आपको लगता है ये कहाँ से आ गया इसमें। तो वो तो एक उर्दू वुड का उसमें बिल्कुल तड़का रहा। मतलब देखिए, छत्रपति शिवाजी जो महाराष्ट्र की शान है, उसमें हिंदी पिक्चर नहीं है आज तक कोई। झांसी की रानी पे अब पिक्चर बनी जाके पिछले 10 साल में, महाराणा प्रताप पे, राणा सांगा पे अभी अब पिक्चरें बननी शुरू हुई हैं। हमारे इतिहास को उन्होंने टच कहाँ करा। वो तो बिल्कुल मुगले आजम तो बन पाए उनसे छत्रपति शिवाजी नहीं बनी पिक्चर। तो वो तो आपको दिखेगा, मतलब जो बॉलीवुड तो वो तो सलमान के पिताजी ने और जावेद अख्तर ने चलाया बॉलीवुड बहुत समय तक। तो वही उन्हीं के अंदर में स्टोरी राइटर पले सारे, तो उन्होंने उसी तरह की स्टोरियां लिखी सारी, जो एक पर्टिकुलर समाज को महिमा मंडित करती है। आपने देखा है, बल्कि अहम रोहतक की एक स्टडी भी है। उन्होंने क्या करा, अहम रोहतक के प्रोफेसर ने स्टडी करी। उन्होंने कहा 1950-1960 से लेकर 2010 तक उन्होंने हर 10 साल में कुछ रैंडम 50 पिक्चरें उठाई, रैंडम सिलेक्शन से, और उसमें सारे कैरेक्टर के रोल को उन्होंने असेस करा। उन्होंने देखा कि जो सबसे बुरा व्यक्ति है वो ब्राह्मण है, जो रेप की एक्टिविटीज में है वो ठाकुर है, जो काइयां है, जो पैसे लूट रहा है वो बनिया है, और जो सबसे अच्छा आदमी है, जो रहीम चाचा है, वो मुसलमान है। तो उन्होंने इस तरह से पेंट करने, जो सारे जोक हैं वो सरदारों के ऊपर है, मतलब उसको बिल्कुल एक कॉमिक जो सरदारों के अराउंड जोक है वो सारे बॉलीवुड से शुरू हुए।
डॉट 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 चुन के सबको फंसाया। हाँ, उनको और फंसाया सब और अपने समाज को ऊपर करा। तो बॉलीवुड ने एक तरह से समाज को करा और कुंभ की परंपरा को भी कराया साहब। मतलब लाइट नहीं आएगी तो रहीम चाचा आएंगे, लालटेन लेके आ जाए, उजाला दिखाएंगे रहीम तो चाचा। वो बॉलीवुड ने एक पेंट करने की कोशिश करी है कि भाई कुंभ में नंगदड़न साधु आते हैं, कुंभ के साधु चिलम पीते हैं, कुंभ में इतना पैसा सरकार क्यों फूकती है, और वहां पे बच्चे खो जाते हैं। मैंने कहा तो खोते भी होंगे तो 2017 के पहले कुंभ में खोते होंगे। यो जोगी बाबा के कुंभ में तो एआई से लेकर, कैमरे से लेकर, कंट्रोल रूम से लेकर, 50,000 पुलिसकर्मी से लेकर पूरी व्यवस्था है। आप बिल्कुल परिवार के साथ जाएंगे और वापस केवल पुण्य लेके आएंगे। क्योंकि देखिए बात हो रही है ना कि वो नैरेटिव इसीलिए संदीप जी ने शायद पुश किया और मेरे मन में भी वो चीज आई। 45 करोड़ की भीड़ पहुंचेगी और ये नंबर सुन के ना लोग, आधे लोग तो ठंडी में रजाई इसीलिए उड़ रहे हैं भैया मैं नहीं जा रहा इतनी भीड़ में, ऊपर से फैमिली लेके। देखिए मैं इसका देखिए 45 करोड़ लोग एक दिन, जिस दिन आप जाएंगे उस दिन 45 करोड़ नहीं आएंगे। पहली बात 45 करोड़ लोग 45 दिन में आएंगे, तो उन्होंने एवरेज 1 करोड़ डे। उसमें से कुछ दिन है, अगर आपको थोड़े से आप भयभीत होने वाले व्यक्ति हैं तो मौनी अमावस्या का अवॉइड कर लीजिए, उस दिन 3-4 करोड़ लोग आएंगे। सबसे अच्छा समय आपको बताता हूँ 5 से 10 के बीच में, फरवरी 3 का स्नान हो चुका होगा और 12 का स्नान आने वाला होगा। तो 5 से 10 ठंड भी थोड़ी कम हो चुकी होगी, फरवरी आ चुकी होगी। बिल्कुल जाइए एक एक दिन में। और ये जो भीड़ है, पहले क्या होता था वैभव, 2-3 किलोमीटर का घाट होता था, अब वो घाट योगी जी ने 12 किलोमीटर का कर दिया है। तो ये जो, अगर सोचिए आप, मैं 1 करोड़ लोगों को 1 किलोमीटर में रख दूं और 1 करोड़ लोगों को 12 किलोमीटर में रख दूं, और उस 12 किलोमीटर में भी सारी सुविधाएं हैं। किसी को ये नहीं लगेगा कि अरे मोदी जी तो वहां गए थे, मुझे भी वहां जाना है। अच्छा, मतलब हर घाट पर हर व्यवस्था है। अगर सेल्फी पॉइंट यहाँ पे है तो वहां पे भी है, टॉयलेट्स यहाँ पे है तो वहां पे भी है, खाने पीने की दुकानें यहाँ पे है तो वहां पे भी है, महिलाओं के लिए कपड़े बदलने की व्यवस्था यहाँ पे भी है तो वहां पे भी है, और संतों के घाट यहाँ पे भी है तो संतों के जो कैंप है, जिनकी छावियां वो यहाँ पे भी है तो वहां पे भी है। मतलब वो 12 किलोमीटर में स्ट्रेच हो गया। आपको अपनी आंखों से वो भीड़ दिखेगी भी नहीं, वो तो जब योगी सरकार ड्रोन से वो जो इमेज डालेगी तब आपको पता लगेगा। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंतता से कुंभ पहुंचिए। प्रयाग में एयरपोर्ट है, पास में 2-3 और एयरपोर्ट है। काशी का एयरपोर्ट 2.5 घंटे दूर है, अयोध्या 4 घंटे दूर है, लखनऊ 4 घंटे दूर है, दिल्ली 8 घंटे दूर है। बहुत सारी ट्रेनें हैं, बहुत सुगम रास्ते हैं। बस से आइए, ट्रेन से आइए, चलते हुए आइए, जैसे भी आइए। वहाँ रहने की व्यवस्थाएं हैं, आपके मित्र हैं तो उनके पास रहिए, प्रयाग शहर के होटलों में रहिए। मुफ्त की व्यवस्थाएं, 25,000 तो मुफ्त बेड लगाएंगे, उनकी व्यवस्था ले लीजिए। इतने सारे संतों के कैंप है, उनमें मुफ्त व्यवस्थाएं हैं, वहां पर किसी से जान पहचान तो वो ले लीजिए। नहीं तो सरकार ने अपने यूपी टूरिज्म के टेंट है, उसमें 500 रुपए से लेकर, डॉर्मेटरी से लेकर 50,000 रुपए पर डे के लग्जरी टेंट भी है। तो जैसी आपकी हिम्मत, हैसियत, मन है वो आइए और बिल्कुल पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए पुण्य कमा के वापस लेके आइए। 44 सालों बाद ये दिन आया है तो रजाई छोड़ के निकलनी चाहिए। और खाने की तो मतलब इतनी है कि आपका पेट खराब हो जाएगा। मतलब हर अखाड़े में आपको खाना मिल रहा है, हर कैंप में आपको खाना मिल रहा है। खाने की तो बड़े-बड़े ग्रुप्स, अभी अडानी जी ने स्कॉन के साथ टाइप करके कहा कि मैं वहां पे प्रसाद बांटूंगा, खाना बांटूंगा, तो वहां पे खाने की तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आइए, वहां पे आराम से रहिए, पुण्य कमाइए, गंगा में डुबकी लीजिए, साथ में अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लीजिए और वापस अपना अच्छा सुचारू जीवन चलाइए। शांतनु जी, बहुत बढ़िया चर्चा हुई हमारे और संदीप जी के साथ में आपकी। मेरा फेवरेट ये रहता है और मैं हमेशा जो सोचता था कि जब पहली बार पॉडकास्ट करूंगा तो शुरुआत में ये रैपिड फायर रखना है। आपको करना क्या है, आप समझदार हैं, वन वर्ड आंसर होना है। मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको ऑप्शन दूंगा और एक सेलेक्ट करना है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए और ऐसा कोई भी क्वेश्चन भी नहीं होगा जो आपको काटे या किसी ऑडियंस को भी काटे। तो चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर। विपक्ष का काबिल नेता कौन, राहुल, अखिलेश, केजरीवाल या फिर ममता? एक जल्दी से। ममता। ओके। सनातन का पोस्टर बॉय कौन है, योगी या मोदी? एक ऑप्शन। दोनों। एक ये तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि योगी जी ने संत के कपड़े पहने तो इसलिए मैं कह दूंगा योगी जी। ओके। योगी की असली चुनौती कौन है, केशव प्रसाद मौर्य या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। ओके। और कौन सा कुंभ ज्यादा बेहतर था, 13-25? 2013 और 2025? ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा है, ये तो ओपन बुक आंसर है, 25। ठीक है। सीएम योगी की खूबी लॉ एंड ऑर्डर है या फिर सबका साथ सबका विकास? लॉ एंड ऑर्डर। ओके। कौन सा नारा आपको सबसे ज्यादा पसंद है, बटेंगे तो कटेंगे या फिर एक है तो सेफ है? मेरे ख्याल से बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, उसका नेचुरल एक्सटेंशन। ओके। क्या एक दलित को बतौर आरएसएस प्रमुख आप देखते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं, और कई बड़े पदों पर दलित आ भी चुके हैं, अलग अलग समाज के लोग आ चुके हैं, और बिल्कुल वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन बड़ी जल्दी पहुंच भी जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ। मोहन भागवत ने कहा हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, योगी ने कहा कि जो जिसका हक है उसका इंच इंच भी ले लेंगे। दोनों के बयान में किसका बयान आपको ज्यादा सही लगता है? मेरे ख्याल से बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी का। मोहन भागवत जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था वो बात मुझे उसका संदर्भ नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी
योगी जी की बात से ये रैपिड फायर का वैसे मेरा क्वेश्चन नहीं है, पर मैं पूछूंगा मेरे मन में अखिलेश यादव की 3 खूबियां। अखिलेश यादव की 3 खूबियां मेरे ख्याल से वो यंग हैं, जवान हैं, बात अच्छे से कर लेते हैं, एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, उनका सोशल मीडिया अच्छे से चलाते हैं। मेरे ख्याल से 2-3 खूबियां हैं। अखिलेश पे आगे चलिए मैनपुरी पहुंचते हैं। मैनपुरी बीजेपी जीतेगी कभी? मैनपुरी बिल्कुल जीतेगी। देखिए, जब आप रामपुर जीत सकते हैं, जब आप आजमगढ़ जीतते हैं, तो मैनपुरी तो केवल उनका गढ़ है, वो तो आपका वोटर बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है। देखिए, अब यादव वोट बैंक में सेध लग चुकी है। यादव वोट बैंक को पता लगा यादव वोट कि मैं यादव क्यों वोट करूं। इस बार 5 टिकटें यादव को दी। वो कौन थे? 5 परिवार के, एक भौजाई, एक वो खुद, 3 अपने कजन। कनाल से उसका एक एग्जांपल भी मिल गया। तो वो जाएगी सीटें उनके पास। यादवों को समझ में आ गया ये मेरे भी नहीं है, ये तो अपने परिवार के, सैफई खानदान और यादव। और इन्होंने ना, देखो मेरे ख्याल से लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, यादवों के नाम पे बहुत बड़ा एक तरह से कलंक है। बताऊं क्यों? यादव का वोट हरियाणा में भाजपा को मिलता है, यादव का वोट महाराष्ट्र में, यादव तो हर जगह फैले ना अलग अलग नाम से। यादव, आप किसी एक एवरेज यादव के घर में जाइए, किसी एक टिपिकल यादव घर में जाइए, बड़े पूजा पाठी, बड़े संस्कारी लोग हैं। आपने उनको मुस्लिम परस्त की इमेज बना दी यादव के। एक एवरेज यादव कंफर्टेबल भी फील नहीं करता है, बहुत पूजा परस्त व्यक्ति हैं, उनको यदुवंशी कृष्ण के वंशज हैं, उनको आपने एक मुस्लिम परस्त पार्टी के साथ जोड़ के क्यों देखें हम? वो सैफई खानदान है, उनको अपना वोट बैंक के लिए वो केटर कर रहे हैं। इसलिए तो मेरे ख्याल से यादवों के नाम पे कलंक है ये पूरा परिवार, जिस तरह से उन्होंने यादव को एक अलग इमेज में डाल दिया। चलिए, अखिलेश यादव की बात हो गई, मैनपुरी आ गई। अब 3 किताबें योगी पर लिखी, यानी योगी जी पर खासतौर पर आपकी नजर तो बड़ी पैनी है, बड़े अच्छे से देखते हैं, बड़े पास से जानते हैं। योगी जी को अपने घर की याद नहीं आती क्या कभी? संत है मानता हूं, फिर भी देखिए, मैंने केवल 2-3 उदाहरण देखे हैं जहां मुझे थोड़ा सा खटका। एक तो वो चश्मा पहनते हैं, जैसे मानता हूं कि पिताजी ने दिया वो चश्मा। दूसरा, अभी मेरे ख्याल से इंडिया टीवी के आपकी अदालत में या किसी कार्यक्रम में उनकी बहन के बारे में पूछा, थोड़े से वो एक भावुक हो गए। अभी वो रिसेंटली, जब उनके पिताजी मरे कोरोना के समय, तब तो वो नहीं जा सके वहां पिताजी के पास। उनकी माता जी काफी बीमार रहती हैं, करीब 90 साल के आसपास की हो गए। मैंने बड़े सारे इंटरव्यू में, वीडियो में, अभी लास्ट टाइम बीमार हुई तो हॉस्पिटल एम्स में थे, तब वो एक बार उत्तराखंड के दौरे पे गए थे, उनसे मिल के आए, घर पे गए, उनके पैर छुए। तो मेरे ख्याल से अटैचमेंट मतलब हाँ है, लेकिन मुझे लगता है जो नाथ परंपरा है वो इतनी कठोर परंपरा है ना, उसमें आपने देखा जो कुंडल भी पहनते हैं वो यहाँ नहीं पहनते हैं, वो इस पार्ट में पहनते हैं। और वो कर्ण छेदन की प्रक्रिया अगर आप देख लेंगे तो आपकी मतलब विचलित हो जाएंगे। बिल्कुल लोहे का सुआ होता है, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के खट से मार देते हैं, और आपका अगर हल्का सा भी ऐसे विचलित हुआ, कहते हैं अच्छा शरीर से अभी बहुत मोह है, जाओ फिर आना। तो उस नाथ परंपरा में इतना बड़ा मठ चलाते हैं, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल पक्के नाथपंथी मजबूत साधु हैं, वो निकल चुके हैं उस अवस्था से बाहर। आप परिवार की बात पहुंच गए, मुलायम यादव परिवार में लेके चलूंगा आपको। 2 बहू, नाम अपर्णा यादव, दूसरा आप जानते हैं डिंपल यादव। कौन बेहतर नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, अगर आप भाषण भी सुने, डिंपल यादव तो बड़ा लैकलस्टर सा भाषण देती हैं, चुपचाप रहती हैं, और पर्चा आता है लिखा हुआ, पर्चा आता है, पढ़ देती हैं। उनको पता नहीं कितनी जानकारी है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, उत्तर प्रदेश की सारी कॉन्स्टिट्यूंसी, जिले जानकारी, कितने स्कूल, उनको आई डाउट कुछ जानकारी है, क्योंकि उनकी पत्नी और राबड़ी देवी वाला हाल है कि भाई पति हैं तो बन गई। मुझे वो इंडिपेंडेंट नेता अपने आप में नहीं दिखती, मुझे उनके किसी भाषण ने कभी प्रभावित नहीं करा। वर्सेस अपर्णा यादव, वो क्या पता वो कभी सपा में वापस चले जाए, नहीं चले, वो अलग बात है, लेकिन वो तेज तर्रार नेता है। उनकी भाषा शैली, उनकी बात करना, उनका सामाजिक काम अलग स्तर पर दिखता है, तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन ही नहीं है कोई। हाँ, वो उनकी पत्नी है तो उनको डिंपल यादव जी को स्तर मिल गया होता, लेकिन आई डाउट वो नेता के रूप में, वो अच्छी माँ हो सकती है, अच्छी पत्नी हो सकती है, अच्छी गृहिणी हो सकती है, नेता के रूप में मुझे प्रभावित नहीं किया उन्होंने कभी। चलिए ठीक है, दोनों बहुओं पे पहुंच गया। अखिलेश यादव पर एक बार फिर से मैं लौट कर आऊंगा। अखिलेश यादव पर नहीं लौट के आऊंगा, मैं आऊंगा राजनीति पे। मुस्लिमों का नेता कौन है, राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव? देखिए, ये ना बहुत बड़ी वॉर मच चुकी है 2024 के बाद, अलग हो गए लोग। नहीं, मैं बहुत बड़ी वॉर हो गई, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट हमारे चक्कर में मिला, वो कह रहे हैं हमारे चक्कर में मिला, वो कह रहे हैं दलित वोट कांग्रेस कह रही है मेरे चक्कर में मिला, तुम्हें तो दलित वोट मिलता ही नहीं है कभी। अच्छा, आप तो ये और कह रहे हैं कि वो हमारी वजह से आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम इनकी वजह से आ रहे हैं। बिल्कुल, तो आपस में लड़ाई हो गई, और वो लड़ाई आपको संभल में दिखी। जब ये संभल जाने पहुंचे दोनों भाई बहन, तो वहां से बयान आने लगे, ये तो नौटंकी कर रहे हैं, और ये तो फोटो अपॉर्चुनिटी है, समाजवादी कैंप से बड़े बड़े नेताओं से आने लगी। तो वहां पे बिल्कुल खींचातानी हो गई है, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा समय अगर कांग्रेस को आपने स्पेस दे दी तो ओरिजिनल मुसलमानों की पार्टी तो कांग्रेस ही है। ये जो सारा मूल मंत्र है मुस्लिम अपीसमेंट का सिखाया है कांग्रेस ने, ये तो नीति कांग्रेस की है। उसने कहा अगर मुसलमान वापस पहुंच गया अपनी ओरिजिनल पार्टी में तो मेरे पास जो बची कुची सीटें वो भी नहीं आएंगी। तो इस समय बड़ी खतरनाक लड़ाई, रैपिड फायर जल्दी से एक कोई नाम, अखिलेश या फिर राहुल? मेरा राहुल गांधी ज्यादा बड़े नेता, राहुल गांधी ज्यादा बड़े नेता। एक बहुत जरूरी प्रश्न, ये रैपिड फायर से हटके भी है और हमारी चर्चा का आखिरी प्रश्न भी बहुत जरूरी मेरे मन में आ रहा है, तो मैं पूछूंगा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया ने भले ही एक ट्रेंड सेट किया है
हम जैसे क्रिएटर्स के लिए या फिर अन्य लोगों के लिए, लेकिन उसमें एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है मुझे। छोटा सा वीडियो बनाया, योगी जी का कत्ल कर देंगे, महाकुंभ में ये कर देंगे, राम मंदिर का आखिरी ये होगा, ये जो एक नैरेटिव फैलता चला आ रहा है, उनको ये भी पता है, ये भी जानते हैं कि आखिरी में सुताई होनी है और उनका एक वीडियो लड़खड़ाते हुए निकलेगा। ये कहां से, ये उत्पन्न कहां से हो रहा है, कहां से ऐसे लोग आ रहे हैं, क्या मानसिकता, क्या विचारधारा, क्या पीछे का बैकग्राउंड, क्या लगता है आपको? देखिए वैभव, समाज में जो असामाजिक तत्व है वो तो हर समय से हैं। वो असामाजिकता अपनी अलग तरह से दिखाते थे, कभी इसका तोड़ दिया, किसका घर तोड़ दिया, इधर ये समाज तोड़ दिया, कभी जो हमें टूटी हुई बेंचें दिखती हैं, जो टूटे हुए खंबे दिखते हैं, वो ये सब लोग करते हैं। अब इनको सोशल मीडिया मिल गया है तो उसमें भी करेंगे, तो ये तत्व खत्म नहीं होंगे, ये तत्व नहीं खत्म होंगे और इसमें पुलिस को, प्रशासन को, साइबर सेल को एक्टिव रहना पड़ेगा। यंग लोग जाते हैं सब चीजों में ज्यादातर, मुझे देखने को मिला। देखिए आगे वाला लड़का भी बिल्कुल बिल्कुल उस समय सोच समझ नहीं है उनके समाज ने भी ज्यादा देखा नहीं, ज्यादा समझा नहीं, समाज में परिवारों में मेरे ख्याल से संगठनता नहीं है, तो ऐसे सब लोग कुंभ में जाएं और थोड़ा सा पुण्य। अच्छा सर, कुछ लोग जो मूर्ख लोग हैं जो कुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, क्या इन्हें स्टीव जॉब्स की पत्नी से कुछ नहीं सीख लेना चाहिए? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब एक महिला जो अमेरिका से उठ के चली आ रही है, सुना वो उस समय का कल्पवास करेंगी वो वहां पे, वो हिंदू धर्म की मान्यताओं को मान रही है। आप यहाँ से लखनऊ से बैठे बैठे प्रयाग में डुबकी लेने जा रहे हैं, आप लखनऊ से बैठ के राम मंदिर में जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल बिल्कुल शर्म की बात है। वो आपको आईना दिखा रही है, विदेशी महिला आपको आईना दिखा रही है। कह रहे हैं कि अनपढ़ लोग जाते हैं, जो विदेशी महिला के पास जितनी डिग्रियां किसी पॉलिटिशियंस के पास नहीं होंगी। और देखिए अनपढ़ लोग जाते हैं या पढ़े लिखे लोग जाते हैं, मेरे ख्याल से वो मान्यता वो प्रश्न ही नहीं, वो प्रश्न ही नहीं है। आपके पास, आप सनातन में बिलीव करते हैं नहीं करते, आप आदि शंकराचार्य की बातों में बिलीव करते नहीं करते, आप ऋग्वेद या रामायण जहाँ पे समुद्र मंथन का, शिव पुराण या विष्णु पुराण जहाँ पे समुद्र मंथन का मेंशन है, आप उस पर बिलीव करते नहीं करते, उसकी बात है। और हाँ बिल्कुल, स्टीव जॉब की पत्नी और इतने सारे जो कॉलेजेस, हार्वर्ड से लेकर स्टैनफोर्ड, वो आपको आईना दिखा रहे हैं भैया कि हम आए हैं यहाँ पे देखने, तो आप भी आ जाइए भैया। अच्छा एक चीज और पूछ लो आखिरी, इसके बाद बहुत सारे आखिरी हो चुके हैं, पक्का ये आखिरी है, ये आखिरी और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, और मैं मेरी उम्र 22-23 साल है और मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी और एक मुझे पूछना है, मैं पूछ लूंगा। ये पूछता इसलिए हूँ क्योंकि इस 7 समंदर पार से एक महिला आती है, सनातन को लेकर आस्था की डुबकी लगाती है महाकुंभ में। आजकल का यूथ, अगर खास तौर पर बात करें हिंदुओं की, अखाड़ा हमारा, सारी चीजें हमारी, फिर भी कहीं ना कहीं उन सब चीजों को एक्सेप्ट करता है। रदर देन आप देखिए दूसरे धर्म में जाके बाबर का नाम आ जाए तो आदमी गला कटवाने के लिए रेडी होता है। आजकल का यूथ क्यों इस चीज से पीछे हट रहा है और जेंजी बनने के चक्कर में अपने सनातन धर्म को थोड़ा सा पीछे छोड़ता जा रहा है, अपने स्पिरिचुअल्स को खास तौर पर पीछे छोड़ता जा रहा है? क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? बस मेरे ख्याल से ये संदेश देना चाहूंगा कि जब 40-45 करोड़ लोग आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ आ रहे हैं, तो ये सब बेवकूफ तो है नहीं लोग, है ना। और बाकी मैं अपने जो भी हीरो हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हीरोज हैं, चाहे वो क्रिकेट या स्पोर्ट्स के हीरो हैं, चाहे वो बॉलीवुड या मूवी के या किसी भी तरह के हीरो हैं, उन सबसे कहूंगा कुंभ आए, क्योंकि आप लोग को सब फॉलो करते हैं। आप उधर पान पराग बेच रहे हैं क्योंकि वहां करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। यहाँ पे भारतीय संस्कृति का भी प्रचार करिए, वहां पे आपको डुबकी लगाइए, कुछ शुरू कर दिए। द डिप चैलेंज होते हैं ना आजकल, चैलेंज बहुत चलते हैं कि द पुशअप चैलेंज, द ये चैलेंज, तो द डिप चैलेंज कि भाई गंगा की में, प्रयाग की उस कड़ाके की ठंड में कौन है वो शूरवीर, है ना, डोले बनाने से कुछ नहीं होगा, कौन है वो शूरवीर जो डुबकी ले पाएगा। तो मेरे ख्याल से आपके पॉडकास्ट के माध्यम से डिप चैलेंज शुरू करते हैं। और जो भी डुबकी लगा के अपनी वीडियो, अपनी फोटो डालेगा, उसको डिप चैलेंज देखते हैं कौन कितना युवा जो मजबूत है, वो कितने लोग डिप चैलेंज स्वीकार करते हैं। क्लिप मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा और चैलेंज करूंगा डिप चैलेंज। मैं भी जाने वाला हूं और खुद को चैलेंज कर लिया आपकी बातों से, मैं लगाऊंगा 21 डुबकी नॉनस्टॉप। क्या बात है, पूरी टीम के साथ जाएंगे। क्या बात है, पूरी टीम के साथ हम, जैसे ही अब ये भीड़ वहाँ थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि संभावना करने का काम यही है कि आप दूसरे लोगों का भी सम्मान करें, भीड़ का सम्मान करें, तो हम 2 दिन बाद चले जाएंगे, 2 दिन बाद चले जाएंगे। पर यही है सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। शांतनु जी बहुत मजा आई बातचीत करके, और खास तौर पर आई, ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश वाला है, मजा आई। मैं लखनऊ वाला, बल्कि कानपुर वाले तो मजा आइस बोलते हैं। मुझे तो मजा आई, तो कानपुर वाला मेरे लखनऊ में चलता है भाई, मजा आ गया, मजा आ गवा, बहुत ज्यादा अवधि पहुंच जाते हैं, तो मुझे भैया मजा ही आ गवा है उनको तो फिलहाल। और जबरदस्त चर्चा रही, स्पिरिचुअल्स की बात करी हमने, रीतियों की बात करी, धर्म की बात करी, राजनीति की बात करी, और युवाओं को आखिरी में आपका वो चैलेंज भी चैलेंज बहुत मजा आया। शांतनु जी पहला पॉडकास्ट रहा, आपने शायद हमारे समय से ज्यादा हमें समय दिया, जिसके लिए हम आपका आभार भी व्यक्त करते हैं। संदीप जी और वैभव दोनों आपका इसलिए आभार व्यक्त करते हैं। एक छोटा सा संदेश, हमारा पहला पॉडकास्ट है, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज को क्या देना चाहेंगे अपने माध्यम से?
देखिए मैं जैसे किसी भी पॉडकास्टर को देखता हूँ, जैसे संदीप जी का फोन आया, मैं तो उनको जानता भी नहीं था, और मेरी आदत है कि मैं किसी पॉडकास्टर का लिंक बनवा लेता हूँ कि भाई कितने फॉलोअर हैं, आपको समय कितना बिताना है, नहीं बिताना उनके साथ, क्योंकि आपके पास दिन में उतने ही घंटे हैं। तो जब मैंने इनसे पूछा मतलब कैसे उन्होंने 4-5 साल में 5-6 साल में इतना बड़ा चैनल खड़ा कर लिया, मतलब मैं तो हतप्रभ रहता हूँ कैसे आजकल के नए नए लड़के बड़े बड़े चैनल जो कई 100 करोड़ से चले उसको ऑलमोस्ट चैलेंज कर देते हैं, मतलब आपकी रील वायरल हो जाती है, बड़े बड़े चैनलों की रील वायरल नहीं होती। तो जस्ट कीप गोइंग, कीप डूइंग दिस गुड वर्क, और भारत के सही संदेश को युवाओं तक पहुंचाते रहिए, और जो भी वामपंथी वेस्टर्न नैरेटिव उसको काटते रहिए। सर आपकी बात से मुझे भी एक बात याद आ गई, बताएं। धार्मिकता पर आप भरोसा रखेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, और हर एक युवा को, मेरे जैसे हर एक साथी को सीख लेनी चाहिए। मेरा जो सफर था वो धार्मिकता से शुरू हुआ, ये चैनल गुजरात द्वारकाधीश के मंदिर से शुरू होता है, पहला पॉडकास्ट आज कुंभ पे हो रहा है। तो बहुत सारी जो भी चीजें हुई हैं सर, ये प्रतिदिन तिथियों के हिसाब से हुई हैं। और आज के पहले पॉडकास्ट की जो चर्चा है वो यहीं पर हम समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको भी उतनी मजा आई होगी। जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपकी राय है, और हम ऐसा नहीं कि शांतनु जी के साथ पहली बार मिले हैं तो ये आखिरी बार मिल रहे हैं, इसके बाद लगातार मिलेंगे। अपने सवाल हमें कमेंट में बताएं, शांतनु जी तक हम पहुंचाएंगे और फिर से एक नई चर्चा के साथ आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मुलाकात करते हैं एक नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद।